वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो एवरीवन, मैं शिवांगी सिंह स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूं। ये हमारे यूपी पीसीएस 2023 प्रीलिम्स एग्जाम के लिए टेस्ट सीरीज नंबर 8 है। ये मॉडर्न हिस्ट्री का ही सेक्शनल टेस्ट है। इसमें मॉडर्न हिस्ट्री के 100 बेस्ट क्वेश्चंस को कंपाइल किया गया। ये टेस्ट 7 के ही कॉन्टिन्यूएशन में है, हमारा टेस्ट नंबर 8, जिससे कि हमारे मॉडर्न हिस्ट्री के, आधुनिक भारत के ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस हम प्रैक्टिस कर पाएं। तो आप लोगों को अच्छे से ये टेस्ट अटेम्प्ट करना है। अपना स्कोर हमें कमेंट में आपको सबको लिख के बताना है, कितने आपके क्वेश्चन सही हुए, कितने आपके क्वेश्चन गलत हुए। और जो भी आपके क्वेश्चन गलत हो रहे हैं उनका नोट बनाते चलिए। 1 A4 शीट फॉर 1 टेस्ट आप अलॉट कर लीजिए और जो भी उसमें आपको एक डायरी ऑफ मिस्टेक्स मेंटेन कर लीजिए, जैसे आप चाहें आप सब उसमें नोट करते चलिए और उन्हीं चीजों को फिर बार बार रिवाइज कीजिएगा जो आपकी गलत हो रही हैं। उम्मीद करती हूं आपको ये टेस्ट पसंद आएगा। शुरुआत करते हैं यूपी पीसीएस प्री 2023 के लिए हमारा सेक्शनल टेस्ट 8। ये भी मॉडर्न हिस्ट्री का टेस्ट है, जैसे कि हमारा टेस्ट 7 था और ये मॉडर्न हिस्ट्री 2 है। तो मॉडर्न हिस्ट्री थोड़ा सिलेबस ज्यादा रहता है, तो इसलिए हमने एक टेस्ट और बना दिया है जिससे आपकी बेटर प्रैक्टिस हो सके। शुरुआत करते हैं। ड्रिल सेम है, जैसे कि मैं आपको समझा चुकी हूं। आपको अपना कमेंट स्कोर हमें कमेंट जरूर करके बताना है, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से किस प्रेसिडेंसी से 1885 में बंबई में आयोजित हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले सत्र में न्यूनतम प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग प्रेसिडेंसी द मिनिमम पूछ रहा है, सबसे कम नंबर ऑफ डेलीगेट्स हैड अटेंडेड द फर्स्ट सेशन ऑफ द आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस हेल्ड इन बॉम्बे इन 1885? बॉम्बे, मद्रास, बंगाल प्रेसिडेंसी, उत्तर प्रदेश एंड ऑद प्रेसिडेंसीज। बताइए क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, फर्स्ट का सी। देखिए अब मैं आपको समझा देती हूं थोड़ा सा। जो आईएनसी है, आईएनसी की स्थापना हुई थी 1885 में, इंडियन नेशनल कांग्रेस की। अब जो कांग्रेस वर्ड है, बेसिकली कांग्रेस, ये डिराइव्ड है नॉर्थ अमेरिका से, जिसका मतलब होता है ग्रुप ऑफ पीपल। समझ रहे हैं, लोगों का समूह। और इनिशियली इसका नाम था इंडियन नेशनल यूनियन शुरुआत में, फिर इसको दोबारा से इसका नाम रखा गया दादा भाई नरोजी के सजेशन से। तो आपको पूछ सकता है किसके सजेशन से आईएनसी नाम पड़ा था, तो दादा भाई नरोजी के सेशन से। अच्छा, टोटल नंबर ऑफ डेलीगेट्स कितने थे पहले सेशन में? तो याद रहता है सबको, 72 थे। अब उसमें से बॉम्बे से कितने थे? 38 थे। मद्रास से कितने थे? 21 थे। बंगाल से कितने थे? सिर्फ 3 मेंबर्स थे। और उत्तर प्रदेश और अवध प्रेसिडेंसी से 7 थे, और एक और पंजाब से अगर हम देखें तो आपके पंजाब से भी 3 मेंबर्स थे। तो अगर बंगाल हो या पंजाब हो तो दोनों से ही सबसे कम मेंबर्स थे। याद रहेंगी इतनी बातें? सब पता चल गया इससे रिलेटेड सब कुछ। अच्छा, सदस्यता किसने की थी पहले सेशन की, ये आप मुझे कमेंट डाउन करके बताएंगे, ठीक है। चलिए, तो निम्नलिखित को कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करें। अरेंज द फॉलोइंग इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। भारतीय सुधार समिति, इंडियन रिफॉर्म्स कमेटी, इंडियन एजेंसी, ब्रिटिश समिति, ब्रिटिश कमिटी, इंडियन मासिक पत्रिका, इंडियन मंथली मैगजीन। बताइए क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा बी, 1, 2, 3 एंड 4 बी। क्यों होगा ये देख लो। देखो, जो ये भारतीय सुधार समिति थी, इसकी जो स्थापना थी ये किसने, कब हुई थी? 1887 में, ठीक है। और ये कहां पे हुई थी? इंग्लैंड में हुई थी। और किसने की थी? दादा भाई नौरोजी ने। इंडियन एजेंसी की अगर बात करें तो ये 1888 में, ये भी इंग्लैंड में थी। और 1888 में एक्चुअली चेयरमैन, हाँ, दादा भाई नौरोजी ने ही स्टैब्लिश की थी, लेकिन किसकी चेयरमैनशिप में? विलियम डिग्बी की चेयरमैनशिप में। फिर एक ब्रिटिश कमेटी थी, कांग्रेस की थी, ये स्टैब्लिश हुई थी 1889 में। और एक थी आपकी इंडियन मंथली मैगजीन या फिर इंडियन मासिक पत्रिका। तो इसका जो पब्लिकेशन था ये स्टार्ट कब हुआ था? ये स्टार्ट हुआ था 1890 में, ठीक है। ये एक मंथली मैगजीन होती थी और ये स्टार्ट की थी एक्चुअली, जो नाम है वो पूरा नहीं है, ये एक मंथली मैगजीन है और नाम है इंडियन, ठीक है, याद रखना ये चीज। तो ये 1890 ने ब्रिटिश कमेटी ने ही इसको स्टार्ट किया था,
तो ये सारी चीजें हमने देख ली, इंपॉर्टेंट है, ज्यादातर किताबों में आपको नहीं मिलेंगी, ऐसे वाले जो क्वेश्चंस होते हैं उनके खासकर नोट्स बनाते चलिए। थर्ड, निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करना है हमें। बंगाल विभाजन से संबंधित कुछ चीजें दी हुई हैं, 1905 में हुआ था, पता है ना आपको, कौन थे इस वक्त वाइसरॉय? सिलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन। पार्टीशन ऑफ बंगाल 1905। 20 जुलाई विभाजन का निर्णय, डिसीजन ऑफ पार्टीशन। 7 अगस्त विभाजन के खिलाफ आंदोलन शुरू, मूवमेंट अगेंस्ट पार्टीशन स्टार्टेड। 16 अक्टूबर विभाजन प्रभावी, मतलब पार्टीशन इफेक्टिव होता है, या फिर इनमें से कोई नहीं, बताओ। तो ये सारी बातें एकदम ठीक है, आंसर हो जाएगा डी। वाइसरॉय कौन थे? लॉर्ड कर्जन थे वाइसरॉय। वैसे तो मुझे आपसे कमेंट काउंट करवाना चाहिए था, पर चलो बता दिया मैंने। तो ये सारी डेट्स इंपॉर्टेंट हैं, याद रखना, इससे रिलेटेड हैं। और चलो अच्छा ये बता दो कि पार्टीशन जो हुआ था ये, तो इसमें रीजन क्या दिया था अंग्रेजों ने, क्यों कर रहे हैं डिवाइड, और किस किस को डिवाइड कर रहे थे? चलो ये बता दो, इससे पूरा बंगाल पार्टीशन यही हो जाएगा। और एक चीज मैं बता देती हूँ यहाँ पे, पार्टीशन एनल्ड कब हुआ था? एनल्ड मतलब कैंसिल कब किया गया था? तो पार्टीशन को कैंसिल किया गया था कब? 1911 में पार्टीशन के डिसीजन को वापस लिया गया था, और इस टाइम वाइसरॉय चेंज हो जाएंगे। इस टाइम वाइसरॉय थे लॉर्ड हार्डिंग टू। ठीक है, याद रखना ये चीज, विभाजन रद्द या फिर एनल्ड। एनल्ड लिखा होता है इंग्लिश में, जनरली कैंसिल्ड कम होता है, ध्यान रखना। तो ये डेट्स इंपॉर्टेंट है। फोर्थ, सैयद हैदर खान ने किस प्रांत से कलकत्ता के टाउन हॉल से घोषित स्वदेशी आंदोलन और बहिष्कार आंदोलन का नेतृत्व किया था? Sayyid Haider Khan had led the Swadeshi movement and boycott movement announced from town hall of Calcutta from which province? बिहार, बंगाल, उत्तर प्रदेश या फिर दिल्ली? तो इसका आंसर हो जाएगा दिल्ली। 7 अगस्त 1905 को स्वदेशी मूवमेंट को अनाउंस किया गया था टाउन हॉल से। टाउन हॉल कहां पे है? कलकत्ता में। और यहां से हिस्टोरिक बॉयकॉट मूवमेंट स्टार्ट हुआ था। ठीक है, स्वदेशी आंदोलन में बहिष्कार प्रस्ताव पारित हुआ था इस टाइम पे। तो यहाँ पे जो स्वदेशी मूवमेंट दिल्ली से था वो ये सैयद हैदर खान लीड कर रहे थे। तो कई बार लीडर्स के नाम भी आ जाते हैं। फिफ्थ, 16 नवंबर 1905 को किस शहर में आयोजित एक सम्मेलन में राष्ट्रीय शिक्षा परिषद, वेरी इंपॉर्टेंट, की स्थापना का निर्णय लिया गया था? द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन हैड बीन डिसाइडेड एट अ कॉन्फ्रेंस व्हिच वाज हेल्ड इन विच सिटी ऑन नवंबर 16, 1905? बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश या फिर इनमें से कोई नहीं? बताइए, इसमें से कोई नहीं। तो कहां से लिया था? देखो 16 नवंबर को कलकत्ता में एक सम्मेलन हुआ था, ठीक है, और कॉन्फ्रेंस हुई थी, तो वहां पे डिसाइड हुआ कि भैया आप नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन बनाओ, ये नेशनल लिटरेरी, साइंटिफिक, टेक्निकल एजुकेशन देगी, जो कि नेशनल के कंट्रोल, मतलब नेशन के कंट्रोल में रहेगा। तो नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन स्टैब्लिश हुई थी कोलकाता में, और इसके जो स्टैब्लिश किसने की थी? ये सदगुरु दास बनर्जी, नाम याद रखना, सदगुरु दास बनर्जी। 2 बार मैं इसलिए बता रही हूं जिससे आप लोगों को यहीं पे याद हो जाए। फैक्चुअल क्वेश्चंस हैं, यहीं याद हो जाएंगे, आप लोग को ज्यादा फायदा रहेगा। चलिए, 6th, निम्नलिखित में से कौन 14 अगस्त 1906 को स्थापित बंगाल नेशनल कॉलेज एंड स्कूल के प्राचार्य थे? Who among the following was the principal of the Bengal National College and School which was established on August 14, 1906? सुरेंद्रनाथ बैनर्जी, अरबिंदो घोष, फिरोज शाह मेहता या फिर कोई नहीं? इनमें से कोई नहीं, बताओ, मतलब कोई तो थे। तो 6th का आंसर हो जाएगा अरबिंदो घोष। ठीक है, अब जो राष्ट्रीय शिक्षा थी, राष्ट्रीय शिक्षा के क्षेत्र में सबसे पहले क्या हुआ था? रंगपुर नेशनल स्कूल स्टैब्लिश हुआ था, ठीक है, 1905 में। उसके बाद अगस्त 1906 में बंगाल नेशनल कॉलेज और स्कूल बनता है, जिसके अरबिंदो घोष प्रिंसिपल होते हैं। ठीक है, बस इतनी बात याद रखनी है। 7th, 1838 में कोलकाता में स्थापित लैंड होल्डर्स सोसाइटी, ये सब कांग्रेस से पहले की एसोसिएशन है। Which among the following was the who among the following was the Indian secretary of the landholders society established at in 1838 in Calcutta? भारतीय सचिव पूछ रहे हैं कौन थे? द्वारकानाथ टैगोर, राजा काली कृष्ण, प्रसन्ना कुमार ठाकुर या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, प्रसन्ना कुमार ठाकुर। देखो, स्थान कोलकाता, स्थापना किसकी हुई? लैंड होल्डर सोसाइटी की या फिर जमींदारी एसोसिएशन, लैंड होल्डर सोसाइटी, जमींदारी एसोसिएशन। और इसके जो भारतीय सचिव थे प्रसन्ना कुमार ठाकुर, और अंग्रेज जो थे बेसिकली, ब्रिटिश सेक्रेटरी कौन थे इसके? विलियम काबरी, और जॉन क्रॉफोर्ड इसके रिप्रेजेंटेटिव थे लंदन में। ठीक है, 3 नाम इससे रिलेटेड आपको टोटल याद रखने हैं। पहला प्रसन्ना कुमार ठाकुर, दूसरा क्या बताया मैंने? विलियम काबरी जो इसके ब्रिटिश सेक्रेटरी थे, और जॉन क्रॉफोर्ड कौन थे? इसके रिप्रेजेंटेटिव लंदन में। चलो,
असर्शन रीजन वाले क्वेश्चंस हैं ये। नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन और दूसरे को कारण कहा गया है। बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, वन इज असर्शन एंड द अदर इज रीजन। अभिकथन देख लो, राजा राममोहन रॉय के कई साथियों ने पहली बार 1836 में बंग भाषा प्रकाशन सभा नामक एक राजनीतिक संगठन की स्थापना की थी। Many companions of Raja Ram Mohan Roy had first established a political organization called बंग भाषा प्रकाशिका सभा in 1836। भारत को ब्रिटिश क्राउन के हाथों से मुक्त कराने के लिए बंग भाषा प्रकाशिका सभा की स्थापना की गई थी। मतलब द रीजन वाज टू मेक इंडिया फ्री फ्रॉम द हैंड्स ऑफ ब्रिटिश क्राउन। तो ये बोल रहा है, क्या होगा इसका आंसर? तो इसका आंसर सही हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ए तो सही है लेकिन आर गलत है। क्यों गलत है अब मैं बता देती हूँ आपको। देखो, बंग भाषा प्रकाशिका सभा बेसिकली ये एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई थी। इसका जो पर्पस था वो था गवर्नमेंट की एक्टिविटीज को रिव्यू करना, जो सरकारी गतिविधियां थीं उनकी समीक्षा करना और उनके सुधार के लिए आवेदन करना, मतलब कि पेटिशंस भेजना उनके रिफॉर्म्स के लिए। असल में स्टार्टिंग में एजेंडा था ही नहीं। नेशनलिज्म का जो एजेंडा वो बहुत बाद में आया, खासकर जब ये बॉयकॉट मूवमेंट भी आ गया। तब तक भी ये नहीं था कि इन ब्रिटिशर्स को भगाओ यहां से। एजेंडा ये था, रिफॉर्म करो, इनसे बातचीत करो, ये था एजेंडा। तो याद रखना, जब कोई इतनी अर्ली, आपने बिल्कुल नहीं पढ़ी है मॉडर्न हिस्ट्री, ऐसा हम मान लेते हैं। आप बिल्कुल स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज को देख ही नहीं रहे हैं और ना आपको कोई लेना देना इस बात से कि हम आपको क्या फ्री मटेरियल प्रोवाइड कर रहे हैं। तो और आप जाते हैं पेपर देने। अब आपने लेकिन थोड़ी बहुत ऐसी, आपको पता है मॉडर्न हिस्ट्री आपने थोड़ा बहुत देखा है कहीं से, तो उसमें ये बेसिक लॉजिक लगा लेना कि जो इतनी अर्ली ऑर्गेनाइजेशंस थी, इनका देश को आजाद कराना कभी भी मुद्दा नहीं था इन लोगों का। ये मुद्दा तो बहुत बाद में बना, जब नेशनलिज्म के बीज डले, जब ये दिमाग में आया लोगों को कि भैया इन्हें भगाओ। ये स्टार्टिंग में नहीं था इनके साथ ऐसा। तो थोड़ा सा ये चीज ध्यान रखना। बाकी ऐसा आप लोगों के साथ नहीं होगा, प्रॉपर तैयारी के साथ आप जाएंगे। थोड़ा हंसी मजाक सही रहता है मेरे हिसाब से, हंसते हंसते पढ़ाई कर लो तो सही रहेगा। मुझे भी बताने में मजा आएगा, आप लोगों को सुनने में मजा आएगा और मजे मजे में आपका पेपर क्लियर हो जाएगा। चलिए, निम्नलिखित में से कौन 1884 में पुणे में स्थापित डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी के संस्थापकों में से नहीं थे? Who among the following was not among the founders of the Deccan Education Society established at Pune in 1884? पहले तो डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी स्टैब्लिश कहाँ हुई थी और ईयर क्या था ये बता दिया गया आपको। एमजी रानाडे, वीजी छिबदोनकर और जीजी अगरकर, आत्मारंग पांडुरंग। ठीक है, बताओ कौन नहीं थे? आंसर है आत्मारंग पांडुरंग। देखो, डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी पुणे में स्टैब्लिश हुई 1884 में। इसके जो संस्थापक थे वो थे एमजी रानाडे, वीजी छिबदोनकर और जीजी अगरकर। ठीक है, ये नहीं थे, बस ये थे। तो याद रखना, कई बार ऐसे क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। 10th, नीचे दो कथन दिए गए हैं, अभिकथन और दूसरे को कारण। अब मैं पूरा इसलिए नहीं पढ़ के बताती हूँ जिससे आपका और मेरा दोनों का ही टाइम ना वेस्ट हो। ठीक है, दो स्टेटमेंट्स हैं, असर्शन रीजन वाले ये क्वेश्चन है। शिशिर कुमार घोष द्वारा 25 दिसंबर 1875 को कलकत्ता में इंडियन लीग की स्थापना की गई थी। द इंडियन लीग हैड बीन एस्टैब्लिश्ड इन कलकत्ता ऑन September 25, 1875 बाय शिशिर कुमार घोष। लोगों में राष्ट्रवाद की भावना को विकसित करके राजनीतिक शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए इंडियन लीग की स्थापना की गई थी। मतलब जो ये ऑर्गेनाइजेशन थी इंडियन लीग, इसका एम था टू एनकरेज पॉलिटिकल एजुकेशन बाय डेवलपिंग द फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म अमंग पीपल। बताओ, तो इसको देखो, ये सही हो जाएगा ना, जो मैंने आप लोगों को अभी लॉजिक बताया है एक पहले क्वेश्चन में, उसके बेसिस पे एक्सप्लेनेशन ठीक है। मुक्त तो नहीं कराना ना इन्हें, भारत को, अंग्रेजों को भगाना भी नहीं है इन लोगों को अब तक, तो सेम बात सही हो जाएगी। ये जो ऑर्गेनाइजेशन थी ये 1875 में बनी, बता दिया मैंने आपको। अब शिशिर कुमार घोष जो एडिटर और ओनर थे अमृत बाजार पत्रिका के, ठीक है, और इसके टेम्पररी प्रेसिडेंट होते थे शंभू चंद्र मुखर्जी। इनके ऑब्जेक्टिव ये थे कि लोगों को थोड़ा सा एजुकेट करो, लोगों के दिमाग में जरा ये बातें डालो कि भैया नेशनलिज्म नाम की भी कोई चीज है। तो बस इनका ये एम था। और जो ये पॉलिटिकल एसोसिएशंस है ना, देखो 1885 में आता है आपका इंडियन नेशनल कांग्रेस। इसके आसपास के ईयर्स की जो एसोसिएशंस हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। यहां से सवाल आ सकता है क्योंकि जनरली हमें लगता है कि आईएनसी इंपॉर्टेंट है, इंडियन नेशनल कांग्रेस इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये चीजें भी इंपॉर्टेंट हैं। 1851 में स्थापित रहनुमाई मजदयान सभा, सारे कवर्ड हैं टेस्ट में, टेस्ट से ही कर लो तैयारी बस। नहीं बनाए फिर लिस्टिंग विस्टिंग का वीडियो। Select the founders of the रहनुमाई मजदयान सभा established in 1851। SS बंगाली, नौरोजी फुरदौंजी और दादा भाई नौरोजी। बताइए क्या हो जाएगा आंसर?
तो आंसर हो जाएगा ये सभी। ये एक पारसी ऑर्गेनाइजेशन थी, बेसिकली पारसियों के धार्मिक सुधार के लिए बनाई गई थी, और रिलीजियस रिफॉर्म एसोसिएशन ऑफ फॉर पारसीज, इसका मतलब नाम ही ये है। और इसके फाउंडर्स थे एस बंगाली, नरोजी फुरदौनजी और दादा भाई नरोजी। ठीक है, सभी थे ये। चलो 12th, इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस, सारी कवर्ड है, एक एक कवर कराई जा रही है आपको, के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही है। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन पूछ रहा है ये। विद रेफरेंस टू इंडियन नेशनल कांग्रेस, इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस, इसकी स्थापना 1887 में हुई थी, 1887 में इसकी स्थापना बंबई में हुई थी, फाउंडेड इन बॉम्बे। इसकी स्थापना संयुक्त रूप से एमजी रानडे और रघुनाथ राव ने की थी, जॉइंटली बाय एमजी रानडे एंड रघुनाथ राव। बताओ क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ देम आर करेक्ट। 1887 बॉम्बे, संस्थापक के नाम याद रखने, बस दो ही चीजों से सवाल आएगा। जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, या तो उनका एजेंडा पूछेगा, एजेंडा की ट्रिक बता दी मैंने आपको क्या रहेगा। दूसरा आपको ये देखना है कि जो इनके लीडर्स कौन थे, कौन कौन थे जो जिन्होंने ये स्टैब्लिश करी थी, और आपका ईयर क्या था। तो ईयर, प्लेस एंड पर्सन्स, दैट्स इट। ईयर, प्लेस एंड पर्सन। 13th, बाल गंगाधर तिलक पर वर्ष 1897, 1908 और 1916 में केसरी समाचार पत्र में भड़काऊ लेखों के लिए 3 बार आरोप लगाए गए थे। इससे संबंधित गलत विकल्प का चयन करना है। बाल गंगाधर तिलक had been charged 3 times for the provocative articles in Kesari newspaper in the years 1897, 1908 and 1911. Incorrect option. 18 महीने की कैद हुई इनको 1897 में, 18 months imprisonment. देशद्रोही लेखन के लिए मांडले में 6 साल का निर्वासन और 1000 रुपए का जुर्माना, 6 years exile to मांडले जेल था ये, एंड a fine of ₹1000 for seditious writings 1908 में। जेल की सजा नहीं दी गई 1916 में, नो जेल सेंटेंस, या फिर none of these। क्या होगा इसका आंसर? इनमें से कोई नहीं। सारी बातें बिल्कुल ठीक हैं और आप लोगों को प्रिपेयर करनी है। देखो, ये आपको पता है इनका न्यूज़पेपर था केसरी। अच्छा, किस भाषा में था इनका न्यूज़पेपर केसरी, ये बताओ मुझे। न्यूज़पेपर्स इंपॉर्टेंट हैं क्या बोलते हैं लीडर्स के। तो इनको जो है 3 बार इनके ऊपर चार्ज लगे। न्यूज़पेपर में कुछ कुछ लिखते थे ये, जो अंग्रेजों के हिसाब से प्रोएक्टिव था, लेकिन वैसे तो सही बात ही लिखते थे ये बिल्कुल। तो उसमें इनको कैद कब हुई? 97 में, फिर 1908 में इनको मांडले भेज दिया, और फिर जेल की सजा नहीं हुई इनको 1916 में। तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। 14th, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में गांधी जी पहली बार 1901 में कांग्रेस के मंच पर उपस्थित हुए थे? Which of the following session of the Indian National Congress गांधी जी had appeared for the first time? ये नहीं बोल रहे हैं गांधी जी अध्यक्ष कब थे, ये बोल रहे हैं पहली बार आए थे। मद्रास, कलकत्ता, मुंबई या फिर लखनऊ। बताओ। बी, कैलकटा। देखो, 1901 में कैलकटा में सेशन था। प्रेसिडेंट कौन थे इस सेशन में? मैं बता दूं या पूछूं? चलो बता देती हूँ। दिनशो ई वाचा। ठीक है, दिनशो वाचा इसके प्रेसिडेंट थे, और यहां पे गांधी जी पहली बार मंच पे आए थे। चलो अब ये बता दो फिर कि गांधी जी प्रेसिडेंट रहे हैं किसी सेशन के कांग्रेस के, हाँ या ना? हाँ तो किसके, नहीं तो फिर कोई बात ही नहीं है। बताओ। 15th, निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी जिसमें 1911 में पहली बार जन गण मन गाया गया था? Who among the following had presided over that session of the INC in which जन गण मन sung for the first time in 1911? मदन मोहन मालवीय, भूपेंद्रनाथ बसु, रास बिहारी घोष, बिशन नारायण धर। बताओ। तो आंसर हो जाएगा 15th का डी, बिशन नारायण धर। देखो, 1911 में कैलकाटा में गाया गया था और बिशन नारायण धर इसके प्रेसिडेंट थे। तो ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान रखना, फैक्चुअल है एकदम। इल्बर्ट बिल विवाद के दौरान अपने समाचार पत्र बंगाली में कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायाधीश JF मारिश की आलोचना करने के लिए 5 मई 1883 को सुरेंद्रनाथ बनर्जी को कितने महीने के लिए जेल में डाल दिया गया था? सुरेंद्रनाथ बनर्जी was imprisoned for how many months on May 5, 1883 for criticizing the Calcutta High Court JF Morris in his newspaper Bengali। अब आपको देखो कितने सारी तो क्वेश्चन से ही पता चल गई चीजें। ड्यूरिंग द इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी। आप मुझे सबसे पहले कमेंट डाउन करके ये बताइए इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी क्या थी, थोड़ा सा 2-3 लाइन में। ठीक है, सोलवे का आंसर बाकी मैं आपको बता देती हूँ। उनको 2 महीने के लिए जेल हुई थी इस टाइम पे। ठीक है, और न्यूज़पेपर क्यों हुई थी, कैसे हुई थी, सब बता दिया गया है। आप मुझे बताएंगे इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी क्या थी। 17वां, पहली इंडियन एसोसिएशन ने
29 दिसंबर 1883 को कलकत्ता के एल्बर्ट हॉल में निम्नलिखित में से किसकी अध्यक्षता में नेशनल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया था? द फर्स्ट इंडियन एसोसिएशन हैड ऑर्गेनाइज्ड अ नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन December 29, 1883 at the Albert Hall of Calcutta under the chairmanship of who among the following? गोपाल कृष्ण गोखले, आनंद मोहन बोस, विमेश चंद्र बैनर्जी या इनमें से कोई नहीं? बताओ। आनंद मोहन बोस। ठीक है, देखो पहली इंडियन एसोसिएशन हुई यहाँ पे, तो आनंद मोहन बोस ने यहाँ पे अध्यक्षता की थी। और फिर दूसरी इंडियन एसोसिएशन, पहली तो बता दी गई है, फिर अब सेकंड देख लो। सेकंड इंडियन एसोसिएशन ऑर्गेनाइज हुई कब? दिसंबर में ही हुई थी, लेकिन 2 साल बाद 1885 में। ठीक है, और ये क्या था? अब मैं बताती हूँ आपको एक चीज। इसके जो चेयरमैन थे, अब मैंने आपको आनंद मोहन बोस तो पहली वाली के हो गए, सेकंड के कौन थे? सुरेंद्र नाथ बैनर्जी। इसी टाइम कांग्रेस की भी स्थापना हो रही थी। यही रीजन था कि जब पहला सेशन हुआ इंडियन नेशनल कांग्रेस का, क्योंकि ये यहाँ पे अध्यक्ष थे। ठीक है, इनकी अध्यक्षता थी, यहाँ पे चेयरमैनशिप थी इनकी। इसी कारण से जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन हुआ था, तो सुरेंद्र नाथ बैनर्जी जो थे वो आईएनसी के पहले कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट नहीं कर पाए थे। ठीक है, याद रहेंगी इतनी बातें? पहला दूसरा दोनों बता दी मैंने आपको। फर्स्ट 1883 आनंद मोहन बोस, सेकंड 1885 सुरेंद्र नाथ बैनर्जी। अब बताओ और कितनी बार बताऊं कि याद हो जाए? 18th। बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन को पहले किस नाम से जाना जाता था? द बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन वाज प्रीवियसली नोन बाय विच नेम? बॉम्बे क्रॉनिकल, बॉम्बे सर्विसेज, बॉम्बे एसोसिएशन, बॉम्बे औद्योगिक संस्थान, बॉम्बे इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूट। जो हिंदी में इंग्लिश में अलग होता है वो मैं आपको बोल के बता देती हूँ। बताओ। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, बॉम्बे एसोसिएशन। अब थोड़ा सा देख लो इसके बारे में। बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन 1885। फाउंडर्स कौन थे इसके? फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयब जी और काशीनाथ केटी तेलांग। काशीनाथ त्रिम्बक तेलांग, पूरा नाम नहीं पता होगा आपको। मेन पर्पस क्या था? पॉलिटिकल आइडिया स्प्रेड करवाना लोगों को। और बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन को बॉम्बे एसोसिएशन के नाम से जाना जाता था, जो स्टैब्लिश हुई थी 1825 में। सबसे पुरानी है ये। ठीक है, चलो 19। निम्नलिखित को कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करें। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करना है। वास्को ड गामा की भारत की दूसरी यात्रा, सेकंड विजिट। पेड्रो एल्वारेज कैब्रल के नेतृत्व में दूसरा पुर्तगाली अभियान कालीकट पहुंचा। सेकंड पोर्चुगीज एक्सपेडिशन लेड बाय पेड्रो एल्वारेज कैब्रल। पुर्तगालियों ने कोचीन में पहला कारखाना बनाया। पोर्चुगीज बिल्ड द फर्स्ट फैक्ट्री इन कोचीन। फ्रांसिसो डी अल्मीडा को पहली पुर्तगाली वाइसरॉय के रूप में भारत भेजा गया था। फ्रांसिसो डी अल्मीडा वाज सेंट टू इंडिया एज द फर्स्ट पोर्चुगीज वाइसरॉय। बताओ। डी हो जाएगा इसका आंसर। कैसे? ईयर पता होने चाहिए ना। देखो, इंपॉर्टेंट ईयर्स पता होने चाहिए। अच्छा, पहली बार कब आया था वास्को ड गामा? ये आप मुझे कमेंट डाउन कर दो फटाक से। और दूसरी यात्रा थी इसकी 1502 में। लिख लिया करो भाई। ये पहली फैक्ट्री बनाई इन्होंने 1503 में। ठीक है, और सेकंड फैक्ट्री कब बनाई? 1505 में। और फ्रांसिसो डी अल्मीडा इंडिया कब आए? 1505 में। क्या छूट गया? सेकंड फैक्ट्री बता दिया मैंने। और कोचीन में फैक्ट्री कब बनाई? और पेड्रो एल्वारेज जो थे, बेसिकली पेड्रो एल्वारेज आए 1500 में। बस ये सारे बता दिए मैंने आपको। वास्को ड गामा की सेकंड विजिट 1502, पोर्चुगीज की पहली फैक्ट्री कोचीन में 1503, 1505 में दूसरी फैक्ट्री, 1505 में फ्रांसिसो डी अल्मीडा इंडिया आए पहले वाइसरॉय बनके, और 1500 में सेकंड पोर्चुगीज एक्सपेडिशन आया, ये वाला सबसे पहले ये हुआ। मतलब कहने का ये है। चलो 20। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? एक प्रमुख पुर्तगाली गवर्नर अल्बरकीक ने 1530 में सरकारी कार्यालय कोचिंग से गोवा स्थानांतरित कर दिया था। प्रोमिनेंट पोर्चुगीज गवर्नर थे, ये आपको पता है। इन्होंने शिफ्ट किया था गवर्नमेंट ऑफिस फ्रॉम कोचीन टू गोवा इन 1530। 1654 में पुर्तगालियों ने अंग्रेजों को अपने कब्जे वाले पूर्वी क्षेत्र में निवास करने और व्यापार करने के लिए मान्यता दी थी। इन 1654 द पोर्चुगीज हैड रिकॉग्नाइज्ड द ब्रिटिश टू रिसाइड एंड ट्रेड इन देयर ऑक्युपाइड ईस्टर्न टेरिटरीज। बताओ। आंसर हो जाएगा बी, ओनली 2। क्यों? देखो, जो ये था ना प्रोमिनेंट पोर्चुगीज गवर्नर जो था नीनो डी कुन्हा, ये अल्बरकीक नहीं था, नीनो डी कुन्हा,
एनडीसी ऐसे याद कर लो। इसने 1530 में शिफ्ट किया था गवर्नमेंट ऑफिस कोचीन से गोवा, और 1654 में जो ये बात लिखी हुई है ये बिल्कुल ठीक लिखी हुई है। तो ऐसे चीजें याद कर लो। बल्कि मुझे ऐसा लगता है जब क्वेश्चंस गलत होते हैं ना तो ज्यादा बेटर याद होते हैं, अब ये नहीं कि फिर गलती करते रहो। 21 निम्नलिखित को कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करें, अरेंज द फॉलोइंग इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। डचों ने पुर्तगालियों के पूरे मलक्का किले पर विजय प्राप्त कर ली थी। द डच हैड कॉन्कर्ड द एंटायर मलक्का फोर्ट ऑफ द पोर्चुगीज। डचों ने संपूर्ण श्रीलंका पर अधिकार कर लिया। डच हैड कॉन्कर्ड द होल ऑफ श्रीलंका। डचों ने मालाबारी किले पर विजय प्राप्त की थी। द डच हैड कॉन्कर्ड मालाबारी फोर्ट। तो आपको इसे अरेंज करना है, तो कर दो अरेंज। ए हो जाएगा इसका आंसर 1 2 3। क्या क्या? मलक्का का फोर्ट डचों ने कब करा ऑक्यूपाई? 1641 में। और श्रीलंका पे कब करा कब्जा अधिकार? 1658 में। और मालाबारी फोर्ट पे 1663 में। तो सही अरेंज्ड है ये ऑलरेडी। डचों द्वारा स्थापित निम्नलिखित कारखानों को कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करें। अरेंज द फॉलोइंग फैक्ट्रीज एस्टैब्लिश्ड बाय द डच इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। गोलकुंडा, सूरत, कोचीन, बिमलीपट्टम। बताओ। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। सेकंड, फोर्थ, फर्स्ट और 3 देख लो। सबसे पहले सूरत का देख लो। सूरत का आया 1616, याद रहेगा। फिर बिमलीपट्टनम 1641। फिर गोलकोंडा 1660। और फिर कोचीन 1663। तो ये याद रखना, कारखानों से रिलेटेड क्वेश्चंस आ जाते हैं। इससे एक क्वेश्चन ये प्रिपेयर हुआ कि इन सब जगह पे कारखाने भी थे, डच फैक्ट्रीज एस्टैब्लिश हुई थी। 23 औरंगजेब ने 1664 ईस्वी में डचों को कितने प्रतिशत वार्षिक चुंगी पर बंगाल, बिहार और उड़ीसा में व्यापार करने का अधिकार दिया था? औरंगजेब इन 1664 had given the Dutch the right to trade in Bengal, बिहार और उड़ीसा at what % annual octroi? बताओ क्या आंसर हो जाएगा इसका? इसका आंसर हो जाएगा बी। औरंगजेब ने इनको राइट दिया था कि बंगाल बिहार में आ जाओ आप, और वार्षिक चुंगी कितनी थी? 31.5%। ठीक है, याद रखना, आसान है, याद हो जाएगा ये। हाउस ऑफ कॉमन्स में कब एक प्रस्ताव पारित किया गया था? 24th क्वेश्चन, कि जब तक संसद कानून द्वारा इसे मना नहीं करती तब तक इंग्लैंड के सभी नागरिकों को पूर्व के साथ व्यापार करने का समान अधिकार होगा। When had a resolution been passed in the House of Commons that unless Parliament by law forbid it, all citizens of England would have equal rights to trade with the East? ये डेट पूछ रहा है, देखो थोड़ा सा डिफिकल्ट है ये क्वेश्चन, लेकिन अब प्रिपेयर तो देखो करना है। ए हो जाएगा इसका आंसर, एज इट इज याद कर लो, जनवरी 19, 1694। ठीक है, यहाँ पे एक प्रस्ताव पारित हुआ था कि भाई जब तक पार्लियामेंट ना कहे, सारे सिटीजन्स जो हैं उनको पूरा अधिकार है कि वो ईस्ट के साथ ट्रेड अपनी करते रहें, जिसका जाके मन करे जाके कर लो ट्रेड। 25th, नीचे दो कथन दिए गए हैं, अभिकथन और कारण। असर्शन रीजन वाला क्वेश्चन है, असर्शन पढ़ लेते हैं, अभिकथन पढ़ लेते हैं। अंग्रेजों ने 1624 ईस्वी में अरमागांव में एक कोठी खोली थी। द ब्रिटिश हैड ओपन्ड अ कोठी इन अरमागांव इन 1624। अंग्रेज डचों के निरंतर विरोध और स्थानीय अधिकारियों द्वारा बार बार पैसों की मांग से तंग आ चुके थे। द ब्रिटिश वर फेड अप विद द कांस्टेंट ऑपोजिशन ऑफ द डच एंड द रिपीटेड डिमांड्स ऑफ मनी बाय द लोकल अथॉरिटीज। बताइए, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। ए गलत है लेकिन आर सही है। ए गलत क्यों है बताओ। भाई जो ब्रिटिश थे ना, इन्होंने सबसे पहले क्या करा, 1611 में ब्रिटिश ने एक ट्रेडिंग सेटलमेंट बनाया, मछलीपट्टनम भी जिसको बोलते थे। ये मेन पोर्ट था गोलकोंडा स्टेट का। यहां पे डच ने प्रोटेस्ट स्टार्ट कर दिया, तो लोकल ऑफिशियल्स ने क्या करा, पैसे बार बार मांगने स्टार्ट कर दिए। इससे तंग आके 1626 में इन्होंने आरमागांव में एक दूसरा सेटलमेंट बनाया, इस चीज से तंग आके। तो मतलब ये पहला गलत है, 24 में नहीं खोली थी ये, इसे काट के 1626 में खोली, इस वजह से ये खोली थी, ना कि इसकी वजह ये थी। आगे समझ में? चलो 26 देखेंगे अब हम। नीचे दो कथन दिए गए, वो ही है सेम, असर्शन रीजन वाला क्वेश्चन है, देख लो। अभिकथन है 1613 में जहांगीर ने अंग्रेजों को सूरत में एक स्थायी कारखाना स्थापित करने की अनुमति दी थी। इन 1613 जहांगीर अलाउड द ब्रिटिश टू सेट अप अ परमानेंट फैक्ट्री इन सूरत। डचों को पराजित करने के कारण जहांगीर अंग्रेजों से प्रभावित था। ड्यू टू डिफीटिंग द डच जहांगीर वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय द ब्रिटिश। क्या हो जाएगा इसका आंसर?
इसका आंसर हो जाएगा ए। देखो पहला सही है लेकिन इसका रीजन गलत है। वजह क्या हुआ था, 1611 में जो कैप्टन मिडल्टन थे उन्होंने स्वाली में, बैटल ऑफ स्वाली हुआ था, स्वाली का युद्ध हुआ था, उसमें पुर्तगाली बेड़े को, पुर्तगाली फ्लीट को, पोर्चुगीज फ्लीट को हरा दिया था। इस वजह से पोर्चुगीज को हराने की वजह से जहांगीर बड़ा इंप्रेस्ड था अंग्रेजों से, तो 1613 में वो इन्हें परमिशन दे देता है कि आओ भाई लगाओ कारखाना। तो डचों को नहीं, पोर्चुगीज को। ठीक है, चलो 27 1632 में गोलकुंडा के सुल्तान अब्दुल्ला कुतुब शाह ने ईस्ट इंडिया कंपनी को एक सुनहरा फरमान दिया। इसके अनुसार ईस्ट इंडिया कंपनी को सालाना कितने पैगोड़ा का भुगतान करने के बाद गोलकुंडा राज्य के बंदरगाहों में स्वतंत्र रूप से व्यापार करने की अनुमति मिली थी। इन 1632 सुल्तान ऑफ गोलकुंडा अब्दुल्ला कुतुब शाह हैड गिवन द ईस्ट इंडिया कंपनी अ गोल्डन डेक्री। ठीक है, इससे हाउ मेनी पैगोडाज एनुअली ईस्ट इंडिया कंपनी गॉट परमिशन टू ट्रेड फ्रीली इन द पोर्ट्स ऑफ गोलकुंडा। कितना पे करेंगे कि वो ट्रेड कर सकते थे फ्रीली, बताओ। 500 पैगोडाज। ठीक है, फैक्चुअल क्वेश्चन है, डायरेक्टली याद रखना। पूरा सब कुछ पूरा का पूरा एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, बस एक छोटा सा फैक्ट पूछा हुआ है, तो इसमें कुछ समझाने का बचता नहीं है। फिर 28 1698 में किस प्रांत के सूबेदार ने अंग्रेजों को सुल्तानती कालिकता और गोविंदपुर नाम के 3 गांव की जिम्मेदारी दी थी, जिसके बदले में सूबेदार को इन गांव के मालिकों को 1200 रुपए देने पड़े थे। इन 1698 सूबेदार ऑफ विच प्रोविंस हैड गिवन द जिम्मेदारी ऑफ 3 विलेजेस, सुल्तानती कालिकता गोविंदपुर। आपने अगर टेस्ट नंबर 7 देखा है अच्छे से तो आप बता पाएंगे ये बिहार, अवध, उड़ीसा या इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा इसका आंसर भाई? इनमें से कोई नहीं। क्यों? 1698 में सूबेदार ऑफ बंगाल, ये मैंने उसमें भी बताया था आपको, सूबेदार ऑफ बंगाल जो थे अजीमुशान ने जिम्मेदारी दी थी 3 विलेजेस की, सुल्तानती कलकत्ता और गोविंदपुरा का, जिसकी वजह से उसको 1200 रुपए देने थे। ठीक है, टेस्ट ध्यान से देखो, सही रहेगा। 1680 में जारी किए गए एक फरमान से हमें यह आदेश दिया गया था कि अंग्रेजों से 2% चुंगी के अलावा कितने प्रतिशत जजिया कर के रूप में भी लिया जाएगा। इन अ डिक्री इशूड इन 1680 इट वाज ऑर्डर्ड दैट इन एडिशन टू 2% ऑक्ट्रॉय फ्रॉम द ब्रिटिश व्हाट परसेंटेज वुड आल्सो बी टेकन एज जजिया टैक्स। बताओ क्या होगा इसका आंसर? तो इसका आंसर हो जाएगा ए। अब क्या हुआ था, औरंगजेब ने एक फरमान इशू किया था 1680 में। उसमें यह था कि कोई हरास नहीं करेगा कंपनी के मेन को फॉर ऑक्ट्रॉय और ऑब्स्ट्रक्टेड बिजनेस, मतलब कंपनी के आदमियों को चुंगी के लिए परेशान ना करें और उनसे व्यवसाय में बाधा ना डालें। इसके अलावा यह भी आदेश दिया गया था कि 2% चुंगी के अलावा वो ये 11/2% जजिया कर के रूप में भी लिया जाएगा। तो ये चीज याद रखना। 30 1651 में गैब्रियल बैंटन ने ब्रिटिश कंपनी के लिए एक लाइसेंस प्राप्त किया था, जिसके माध्यम से कितने रुपए के वार्षिक कर के बदले कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा में मुक्त व्यापार करने की अनुमति दी गई थी। 1651 में, अब देखो मुझे नहीं लगता कि बहुत मुश्किल आती होगी, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को तो नहीं आती होगी, ठीक है, हिंदी मीडियम वालों के लिए मैं पढ़ रही हूँ पूरा, लेकिन इंग्लिश मीडियम वाले यहाँ से देख सकते हैं थोड़ा, जहां मुझे लगेगा बिल्कुल ही डिफिकल्ट है वहां मैं बता ही रही हूँ अपने आप। ठीक है, गैब्रियल बैंटन ने क्या लिया था, लाइसेंस लिया था ब्रिटिश कंपनी से, थ्रू विच इन रिटर्न फॉर एन एनुअल टैक्स ऑफ हाउ मेनी रुपीज, जिससे उनको बंगाल, बिहार, उड़ीसा में फ्री ट्रेड का परमिशन मिल गया था। बताओ, तो आंसर हो जाएगा इसका बी, 3000। देखो, पहला ट्रेड एग्जेम्पशन जो ब्रिटिश को मिला बंगाल में वो मिला 1651 में, जहां पे ये एक कोर्ट फिजिशियन थे बेसिकली, गैब्रियल बैंटन, जो सूबेदार शाह सूजा ऑफ बंगाल के साथ रहते थे, तो इन्होंने उनसे लाइसेंस ले लिया था ब्रिटिश कंपनी के लिए। ठीक है, इतनी बात इंपॉर्टेंट है। 31 इंग्लिश कंपनी ट्रेडिंग इन द ईस्ट कंपनी ने सर विलियम नॉरिस को किस मुगल शासक के दरबार में राजदूत के रूप में अपने लिए व्यावसायिक सुविधाएं प्राप्त करने के उद्देश्य से भेजा था। English company trading in the East had sent Sir William Norris as an ambassador in whose court? हुमायूं, जहांगीर, औरंगजेब या शाहजहां? बताओ, तो इसका आंसर हो जाएगा औरंगजेब। देखो, ईयर देख लो पहले, नॉरिस मिशन 1698 में भेजा गया था। ठीक है, अब 1698 में किंग विलियम 3 थे इंग्लैंड में, जिन्होंने ये कंपनी बनाई, इंग्लिश कंपनी ट्रेडिंग इन द ईस्ट, तो इन्होंने इनको भेजा कि आप कमर्शियल फैसिलिटीज ले लो, लेकिन इससे कोई फायदा हुआ नहीं था, इनको मिला नहीं था परमिशन। 32 निम्नलिखित को कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करें, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। ये एस्टैब्लिशमेंट ईयर्स याद होने चाहिए आपको, किस किस के, स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी के, डच के, ब्रिटिश के और डैनिश के, बस ये लिखा हुआ है। अब आप कर दीजिए अरेंज इनको फटाफट। तो 32 का आंसर हो जाएगा सी, ये। अब मैं ईयर बता दे रही हूं आपको, आप याद रखना। स्वीडिश 1731, ठीक है, और डच 1602, और आपका ब्रिटिश तो पता होगा या नहीं, 1599।
या फिर 1600, कई बार 1600 भी लिखा होता है ये। और दानिश 1616, बस इतना याद रखो। 33, भारत में डेनों के शासन के संबंध में सही विकल्प का चयन कीजिए। करेक्ट ऑप्शन रिगार्डिंग डेन्स, अभी देखा ना डैनिश कंपनी की स्टैब्लिशमेंट। उन्होंने अपना पहला कारखाना 1620 में तंजौर जिले के ट्रैंक्यूबार में स्थापित किया था, फर्स्ट फैक्ट्री इन ट्रैंक्यूबार। 1676 में उन्होंने बंगाल के सेरमपुर में अपना दूसरा, 1676 में सेकंड फैक्ट्री इन बंगाल, सेरमपुर बंगाल। 1745 में उन्होंने अपनी सारी फैक्ट्रियां ब्रिटिश कंपनी को बेच दी और चले गए। 1745 दे सोल्ड ऑल देयर फैक्ट्रीज एंड दे लेफ्ट इंडिया। बताओ, तो सही है पहला, दूसरा और तीसरा। ठीक है, ये सारा एज इट इज याद हो जाएगा। अब देखो, अंग्रेज के बाद कौन आए थे? डेन्स ही आए थे, 1616 में आए थे, अभी ऊपर बताया मैंने। और उन्होंने अपना पहला कारखाना बनाया 1620 में, ठीक बात है बिल्कुल। और 1676 में उन्होंने कब क्या किया? दूसरा बना लिया कारखाना। और 1745 में उन्होंने अपनी सारी जो फैक्ट्रीज थी वो ब्रिटिश कंपनी को बेच दी थी और वो भारत छोड़ के चले गए थे। ठीक है, सारी बातें एकदम ठीक है। 34, जॉन शर्मन मिशन 1715 में मुगल दरबार में गया था, द्वारा कोलकाता के नजदीक कितने गांव को खरीदने का अनुरोध किया था? इस मिशन से हाउ मेनी विलेजेस वर रिक्वेस्टेड टू बी परचेज नियर कैलकाटा? बताओ 1715 में, तो ये याद रखना पहले तो। सी हो जाएगा आंसर, 38 विलेजेस। देखो, जॉन शर्मन मिशन ईयर याद रहेगा। ब्रिटिश कंपनी ने एक डेलीगेशन भेजा था, ठीक है, कोलकाता में, मुगल कोर्ट में, और चेयरमैनशिप थी जॉन शर्मन की। इसमें यह कहा था कि जो प्रिविलेजेस हमें ऑलरेडी रिसीव हो रही हैं उनके अलावा औरंगजेब के टाइम पे कि आप हमें कॉइन्स इशू करने दो, बंगाल में सिक्के जारी करने दो और कलकत्ता के नजदीक 38 गांव खरीदने दो। सब कुछ चाहिए था इन्हें। 35, 1697 में किन दो विदेशी शक्तियों के बीच रिजविक की संधि, ट्रीटी ऑफ रिजविक, किन दो लोगों के बीच में साइन हुई थी इन 1697? डच एंड द फ्रेंच, पुर्तगाली एंड द ब्रिटिश, पोर्चुगीज एंड द ब्रिटिश, ब्रिटिश एंड डेन्स, एंड फ्रेंच और ब्रिटिश। बताओ, तो ये है डच और फ्रेंच के बीच में, अंग्रेजों का कोई लेना देना नहीं है यहाँ पे। देखो, अब मैं बता देती हूँ थोड़ा सा, फटाफट देख लेते हैं। 35 का आंसर हो गया ए। हाँ, ब्रिटिश ने सपोर्ट किया था डच को, ठीक है। उन्होंने पौंडीचेरी ले लिया था फ्रेंच से 1693 में, लेकिन वो वापस कर दिया था उन्होंने ट्रीटी ऑफ रिजविक से 1697 में। और मार्टिन थे गवर्नर पौंडीचेरी के 1706 तक। इस टाइम पे पॉपुलेशन पौंडीचेरी की करीब 40,000 थी और कैलकाटा की 22,000 थी। ठीक है, बस इतनी बात याद रखना। फ्रांसीसियों के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? विद रेफरेंस टू द फ्रेंच, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट? भारत में फ्रांसीसियों की पहली कोठी सन 1668 में सूरत में स्थापित हुई। फर्स्ट सेटलमेंट ऑफ फ्रेंच बोल रहा है ये। भारत में फ्रांसीसियों की दूसरी कोठी, सेकंड सेटलमेंट 1669 कहां पे? मसूलीपट्टनम। और एक अन्य कोठी 1674 में चंद्रनगर में हुई। ये पूछ रहा है ये, बताओ कौन सा सही है? तीनों बातें ठीक है, एज इट इज प्रिपेयर करनी है। ठीक है, और फिर क्या हुआ था? इन्होंने पौंडीचेरी को इन्होंने अपना हेडक्वार्टर बनाया था फ्रेंच सेटलमेंट्स का। कब? एक ईयर और देख लो, 1701 में। बाकी ये सारे ईयर्स थोड़ा सा ध्यान रखना। हेडक्वार्टर, ठीक है, पौंडीचेरी। 37, निम्नलिखित में से कौन सी घटना 16वीं शताब्दी से संबंधित है? विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट इज रिलेटेड टू 16th सेंचुरी? अल्बर्कीक ने गोवा को बीजापुर से छीना। पुर्तगाल ने बंबई का क्षेत्र ब्रिटिश शासक चार्ल्स द्वितीय को दे दिया। पोर्चुगल गेव द टेरिटरी ऑफ बॉम्बे टू ब्रिटिश रूलर्स चार्ल्स II। एक्चुअली ये दहेज में मिला था इनको। जॉब चरनॉक द्वारा कलकत्ता शहर की स्थापना, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सिटी ऑफ कैलकाटा। ब्रिटिश कंपनी को हुगली में व्यापार करने की अनुमति। बताओ कौन सी है घटना 16वीं शताब्दी की? तो आंसर हो जाएगा ए। क्यों? देखो, अल्बर्कीक ने गोवा को बीजापुर से कब छीना? 1510 में। और ब्रिटिश जॉब चरनॉक ने कब इसकी स्थापना करी कोलकाता की? ये करी 1690 में। और पुर्तगाल जो मिला था, पुर्तगाल ने दिया था बॉम्बे ब्रिटिश रूलर्स को 1661 में, और ये 1651 में। तो 16वीं शताब्दी ये होगी ना। 38, अभिकथन और कारण, असर्शन और रीजन। 1505 में फ्रांसिसो डी अल्मीडा को भारत में पहले पुर्तगी गवर्नर के रूप में नियुक्त किया गया था। 1505 में फ्रांसिसो डी अल्मीडा फर्स्ट पोर्चुगीज गवर्नर इन इंडिया। फ्रांसिसो डी अल्मीडा को हिंद महासागर पर शांतिपूर्वक व्यापार करने के लिए नियुक्त किया गया था। क्यों नियुक्त किया था? टू ट्रेड पीसफुली ओवर द इंडियन ओशन। क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा सी,
दोनों बातें ठीक हैं और एक्सप्लेनेशन भी ठीक है। अब फ्रांसिसो डी अल्मीडा का जो बेसिकली टाइम पीरियड है वो है 1505 से 1509 तक। अब अल्मीडा को पहला पोर्चुगीज गवर्नर बनाया और गवर्नमेंट ने क्या बोला था इनको कि आप पोर्चुगीज फोर्ट, पोर्चुगीज किले बनाओ, बेसिकली इंडिया में जाके दुर्ग बनाओ, जिसका लक्ष्य सुरक्षा ना होकर हिंद महासागर के व्यापार पर पुर्तगाली नियंत्रण स्थापित करना था। और ओरिजिनल पर्पस अल्मीडा का था ट्रेड करना पीसफुली। इसी को कहते थे ब्लू वाटर पॉलिसी। ठीक है, इसी को कहा जाता था ब्लू वाटर पॉलिसी, याद रखना। 1763 में हस्ताक्षरित हुई पेरिस की संधि से संबंधित गलत विकल्प, इनकरेक्ट ऑप्शन रिलेटेड टू ट्रीटी ऑफ पेरिस। अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच इस संधि पर हस्ताक्षर 1763 में किए गए थे, साइंड इन 1763। इस संधि के द्वारा फ्रांसीसियों को भारत स्थित उनके सारे कारखाने वापस कर दिए थे। ऑल द फैक्ट्रीज इन इंडिया वर रिटर्न टू द फ्रेंच। वापस किए गए किलों की किलेबंदी तो की जा सकती थी, पर वहां सैनिक नहीं डेरे डाल सकते थे। द सोल्जर्स कुड नॉट कैंप देयर। और फ्रांसीसी अब सिर्फ व्यापार का कार्य करते थे। बताओ क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा सी। इनकरेक्ट बोल रहा है ये। ट्रीटी ऑफ पेरिस का ईयर याद रहेगा, किस किस के बीच में साइन हुई ये याद रहेगा। जब मैं ये बातें बोल रही हूं तो दिमाग में रिवाइज किया करो फटाफट से। अब यहां पे क्या था कि ना तो वो फोर्टिफाई कर सकते थे ना ही कैंप कर सकते थे। ठीक है, अब जब एक बात बताना, फोर्टिफाई तो करने देंगे तो मतलब क्या रह गया? और फ्रेंच सिर्फ अभी क्या कर सकते थे? कमर्शियल काम कर सकते थे। थर्ड कर्नाटिक वॉर जो थी ना वो काफी निर्णायक थी। इसमें क्या हुआ था, अपॉर्चुनिटी सब खत्म हो गई थी फ्रेंच एम्पायर की, अब वो सिर्फ ट्रेडर्स थे। कब हुई थी थर्ड कर्नाटिक वॉर? 40। निम्नलिखित को कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करें, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। सर थॉमस रे जेम्स प्रथम के दूत के रूप में भारत पहुंचे थे, रीच्ड सूरत एज एन एमिसरी ऑफ जेम्स वन। थॉमस रो जहांगीर से मिलने अजमेर पहुंचे थे, ही रीच्ड अजमेर टू मीट जहांगीर। अंग्रेजों ने गोलकुंडा के बंदरगाहों से व्यापार पर एकाधिकार प्राप्त कर लिया था, ब्रिटिश obtained a monopoly of trade from the ports of गोलकुंडा। और फ्रांसिसो डे ने चंद्रगिरी के राजा से मद्रास को पट्टे पर लेकर वहां फोर्ट सेंट जॉर्ज की स्थापना की थी। उन्होंने मद्रास को लीज पे ले लिया था और राजा ऑफ चंडीगढ़ी से, एंड ही established the Fort St. George there। बताओ क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा बी। 1 2 3 एंड 4 देख लो फटाफट से। ईयर याद रखने हैं ना। अब सर थॉमस रे जो थे वो कब आए भारत, कब आए थे, सूरत कब पहुंचे थे वो? 10 जनवरी 1616। और 10 जनवरी को आए वो, फिर उन्होंने फिर अजमेर मिलने कब गए थे? क्या बोलते हैं, 1616 में ही गए थे। 1615 में वो आए थे, ये 15 कर लो इसको, और 1616 में फिर वो उनसे अजमेर मिलने गए थे। इसको ढंग से लिख लो, फिर कहोगे मैम ने बताया नहीं। 1632 में उनको ये मिल गया था एकाधिकार, और 1639 में ये मिल गया था फोर्ट सेंट जॉर्ज बनाने की बंदर, ये राजा से मद्रास से ले लिया था उन्होंने पट्टे पे, वहां पे फोर्ट सेंट जॉर्ज की स्थापना कर दी थी। फोर्ट बनाते थे ये लोग। 41 कौन सा कथन सही है? करेक्ट। जेराल्ड एंगियर को बंबई का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। जेराल्ड एंगियर इज कंसिडर्ड द रियल फाउंडर ऑफ बॉम्बे। 1700 में कोलकाता में फोर्ट विलियम की स्थापना की गई, इसका गवर्नर चार्ल्स आयर को बनाया गया। फोर्ट विलियम कब बना? 17 में, और गवर्नर बने चार्ल्स आयर। 1700 में कोलकाता को पहली प्रेसिडेंसी नगर घोषित किया गया। इन 1700 कैलकाटा वाज डिक्लेयर्ड द फर्स्ट प्रेसिडेंसी सिटी। सारी बातें बिल्कुल ठीक है, याद होना चाहिए आपको। तीनों के तीनों पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं और याद रखना है इन्हें। 42 गलत विकल्प का चयन करें, सिलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन। गुरुदेव की संज्ञा प्रसिद्ध साहित्यकार एवं नोबेल पुरस्कार विजेता रविंद्रनाथ टैगोर को प्रदान की गई थी। द नेम गुरुदेव। रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म कलकत्ता नगर में 7 मई 1861 को श्री देवेंद्रनाथ टैगोर और शारदा देवी के 14वें बालक के रूप में हुआ था। एज द 14th चाइल्ड ऑफ देवेंद्रनाथ टैगोर एंड शारदा देवी। वर्ष 1901 में उन्होंने शांति निकेतन में एक विद्यालय प्रारंभ किया, जो वर्ष 1918 में विश्व भारती नाम से विश्वविद्यालय में विश्व विख्यात विश्वविद्यालय में परिवर्तित हो गया था। मतलब 1901 में ही स्टार्टेड शांति निकेतन, विच वाज अ वर्ल्ड फेमस यूनिवर्सिटी। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर को महान प्रहरी की उपाधि स्वामी विवेकानंद ने दी थी। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर वाज गिवन द टाइटल ऑफ ग्रेट सेंटिनल बाय स्वामी विवेकानंद। इंपॉर्टेंट है सारी चीजें, बताओ तो आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा डी। सारी बातें बिल्कुल ठीक हैं। ये स्वामी विवेकानंद ने नहीं दी थी, गांधी जी ने दी थी। बस ये याद रखना, बाकी सारी चीजें एकदम ठीक दी हुई हैं और याद कर लो, इंपॉर्टेंट है। 43
कौन सा कथन सही है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और आर करेक्ट? रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के में खामियों को दूर करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने 84 में पिट्स इंडिया एक्ट पारित किया, जिसका नाम ब्रिटिश प्रधानमंत्री विलियम पिट के नाम पर रखा गया था। टू प्लग द लूप होल्स इन द रेगुलेटिंग एक्ट, ब्रिटिश गवर्नमेंट पास द पिट्स इंडिया एक्ट आफ्टर ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर विलियम पिट। भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक ने कर्नल स्लीमैन के साथ मिलकर 1830 में ठगी प्रथा का अंत किया था। द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया लॉर्ड विलियम बेंटिक होगा ये, along with Colonel Sleeman, put an end to the thugs in 1830। बताओ, दोनों ही सही हैं, याद रखना, दोनों ही बातें सही हैं बिल्कुल। ठीक है, थोड़ा ईयर वगैरह देख लिया करो, कौन प्रधानमंत्री रहे ये देख लिया करो, अपने हिसाब से इनसे कुछ खुद भी क्वेश्चंस बना लिया करो। 44, प्रथम कर्नाटक युद्ध को सेंट थॉम के युद्ध के लिए याद किया जाता है, जो किस शहर में फ्रांसीसियों सेनाओं और कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन की सेनाओं के बीच लड़ा गया था, जिनसे अंग्रेजों ने मदद की अपील की थी? द बैटल ऑफ सेंट थॉम हैड बीन फॉट इन विच सिटी? They're asking between the French and the forces of Anwaruddin, the Nawab of Carnatic, to whom the English appealed for help? Madras, Carnatic region, Coromandel coast, तट, या फिर Travancore? क्या होगा इसका आंसर? मद्रास, ए। तो ये मद्रास में हुआ था बेसिकली, बाकी चीजें इसके बारे में दी ही हुई हैं। 45, भारत आने वाला पहला डैश जहाज रेड ड्रैगन था, कौन सा शिप था ये, कहां से था? फ्रेंच का था, डैनिश था, पोर्चुगीज था, या फिर इंग्लिश था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भाई, इंग्लिश था। इंडिया में ब्रिटिश ने काफी इन्वेस्ट किया था रेलवेज, बैंकिंग, इंश्योरेंस, शिपिंग में, तो पहला जहाज अंग्रेजों का ही आया था, रेड ड्रैगन नाम था, इंपॉर्टेंट है नाम। 46, निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करें, सिलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन। असम में सर्वप्रथम चाय कंपनी की स्थापना 1839 में हुई थी, द फर्स्ट टी कंपनी। भारत के आर्थिक शोषण का सिद्धांत गोपाल कृष्ण गोखले ने ब्रिटिश शासन के दौरान प्रतिपादित किया था, द प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन। हु गेव इट? गोपाल कृष्ण गोखले, ऐसा ही कह रहा है। 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह ने बख्त खान को साहिब आलम बहादुर की उपाधि से सम्मानित किया था। During the revolt of 1857, बहादुर शाह conferred the title of साहिब आलम बहादुर to बख्त खान। 19वीं शताब्दी के दौरान पटना वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र था, पटना was the main center of वहाबी मूवमेंट। बताओ, तो बी हो जाएगा ना इसका आंसर। किसने दिया था ये? दादा भाई नौरोजी ने। ड्रेन थ्योरी और इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन इन्होंने तो दिए थे ये, और बाकी सारी जितनी भी बातें लिखी हुई हैं बिल्कुल ठीक है। वहाबी मूवमेंट के लीडर्स का नाम बताइए कमेंट डाउन करके। 47, कैबिनेट मिशन से संबंधित गलत विकल्प का चयन करें, सिलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन रिगार्डिंग द कैबिनेट मिशन। भारत की एकता बनाए रखनी चाहिए, द यूनिटी ऑफ इंडिया शुड बी मेंटेन। पाकिस्तान के लिए मुस्लिम लीग की मांग को स्वीकार कर लिया था। भारत एक संघ होगा जिसमें ब्रिटिश प्रांत तथा देशी रियासतें शामिल होंगी। इंडिया विल बी अ फेडरेशन कंसिस्टिंग ऑफ ब्रिटिश प्रोविंसेस एंड प्रिंसली स्टेट्स। संविधान निर्मात्री संस्था या संविधान सभा का गठन प्रांतीय विधानसभाओं तथा देशी रियासतों के प्रतिनिधियों द्वारा किया जाएगा। द कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग बॉडी क्या थी? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली शुड बी कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबलीज एंड द प्रिंसली स्टेट्स। बताओ, आंसर हो जाएगा बी, गलत विकल्प का चयन करना था। भाई मुस्लिम लीग ने कर ली थी क्या एक्सेप्ट? कब आया था कैबिनेट मिशन, कब अनाउंस किए थे? 1946। यूनिटी रहेगी। मुस्लिम लीग ने जो डिमांड की थी पाकिस्तान की वो नहीं मानी गई थी, और बाकी बातें बिल्कुल ठीक है। 48, निम्नलिखित में से किन नेताओं की मदद से इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किन किन लोगों की हेल्प से हुआ था? कैप्टन मोहन सिंह, रास बिहारी बोस, निरंजन सिंह गिल, बिपिन चंद्र पाल। बता दो भाई जल्दी जल्दी। 1, 2 और 3। आजाद हिंद फौज कब हुई थी फॉर्म? ये 1942 में, याद रखना साल। अब मार्च जो था, मार्च में इंडियन जो रास बिहारी बोस थे टोक्यो रह रहे थे जापान में, इन्होंने कॉन्फ्रेंस बुलाई और कहा कि हम आजाद हिंद फौज बनाएंगे। तो ये कैप्टन मोहन सिंह, रास बिहारी बोस और निरंजन सिंह गिल, इन्होंने मिलकर इसका फॉर्मेशन किया था। बिपिन चंद्र पाल का कोई लेना देना यहाँ पे नहीं है। चित्तू पांडे ने उत्तर प्रदेश राज्य के किस जिले में भारत छोड़ो आंदोलन 1942 का नेतृत्व किया था? चित्तू पांडे। मेरठ, मथुरा, गोरखपुर, बलिया। गलत अगर किसी ने कर दिया ना क्वेश्चन तो पाप है बिल्कुल। जातीय सरकारें बन रही थी ना, पैरेलल गवर्नमेंट्स, तो बलिया में भी बनी थी नहीं बनी थी? तो उसी टाइम पे क्विट इंडिया मूवमेंट के टाइम पे चल रही थी ना ये चीज, बस बलिया हो जाएगा। अर्धशतक।
नीचे दो कथन, अभिकथन और कारण, असर्शन और रीजन। बस्तर विद्रोह की शुरुआत 1910 में जगदलपुर में हुई थी। बस्तर रिवोल्ट, जगदलपुर। छत्तीसगढ़ राज्य में नए सामंती एवं वन अधिनियमों के खिलाफ बस्तर विद्रोह शुरू हुआ था। द बस्तर रिवोल्ट वाज स्टार्टेड अगेंस्ट न्यू फ्यूडल एंड फॉरेस्ट लिवाइज इन द स्टेट्स ऑफ छत्तीसगढ़। बताइए। सी, दोनों ही सही हैं और व्याख्या भी सही है। बस्तर विद्रोह जगदलपुर 1910, और इसीलिए हुआ था ये सब जो चल रहा था ना, नए नए अधिनियम आ रहे थे और रिबेल्स को लीड कर रहे थे राजा बस्तर के। ठीक है, चलो शगुन का क्वेश्चन। झारखंड विद्रोह का नेतृत्व छोटा नागपुर क्षेत्र के आदिवासियों ने 1920 के बाद से किया था। निम्नलिखित में से किस राज्य के क्षेत्र में इस कौन से राज्य के क्षेत्र इस विद्रोह से प्रभावित नहीं थे? द झारखंड अपराइजिंग 1920, विच पार्ट्स ऑफ द स्टेट वाज नॉट अफेक्टेड? बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल। बताओ। तो सी, उत्तर प्रदेश नहीं था। देखो, झारखंड अपराइजिंग छोटा नागपुर प्लेटू के लोगों ने की थी। बिहार में, उड़ीसा में, वेस्ट बंगाल में आदिवासी महासभा भी बनी थी। कब? 1937 में आदिवासी महासभा। और फिर इसको रिप्लेस कर लिया था बाय रीजनल झारखंड पार्टी ने फिर 1949 में। इसी की चेंज होके ये रीजनल पार्टी बन गई थी। याद रहेगा इतना? चलो 52। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? स्टेटमेंट इज करेक्ट। 1920 के दशक में आंध्र प्रदेश राज्य के गुंटूर जिले में एक वन सत्याग्रह हुआ था। अ फॉरेस्ट सत्याग्रह वाज टेकन प्लेस इन द डेकेड ऑफ 1920 इन गुंटूर डिस्ट्रिक्ट ऑफ आंध्र प्रदेश। 1930 के दशक में बिहार राज्य में पलामू के खरवाड़ों द्वारा वन सत्याग्रह किया गया था। कहां हुआ था? खरवार्स ऑफ पलामू। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा सी। याद रहेगा? फॉरेस्ट सत्याग्रह, ये चेंचू ट्राइबल्स थे बेसिकली, चेंचू, गुंटूर डिस्ट्रिक्ट आंध्र प्रदेश के। और दूसरा किसने किया था? करवार्स ऑफ पलामू। ये तो दिया ही हुआ है 1930 में, ये 1920 के टाइम पे है। 53, अभिकथन और कारण, असर्शन, रीजन। नेकदा आंदोलन 1860 के दशक में हुआ था। नायकाड़ा मूवमेंट, जैसे भी बोल लो। नेकदा आंदोलन अंग्रेजों और सवर्ण हिंदुओं के खिलाफ था। इट वाज अगेंस्ट ब्रिटिश एंड द कास्ट हिंदूज। क्या होगा आंसर? 53 का हो जाएगा डी। देखो, नेकदा मूवमेंट हुआ 1860s में मध्य प्रदेश और गुजरात में, और ये अगेंस्ट द ब्रिटिश था और कास्ट हिंदूज था। तो बेसिकली ये मतलब इसका रीजन तो नहीं हुआ ना, ये किसके अगेंस्ट था, ये इसका रीजन तो नहीं हुआ, बस बाकी बातें बिल्कुल ठीक है। और ये कहां हुआ था? मध्य प्रदेश और गुजरात। जगह याद रखना, एमपी, गुजरात। मैंने आपको क्या बताया? जितने भी आंदोलन हैं, जितने भी मूवमेंट्स हैं, उनसे रिलेटेड आपको ईयर, जगह तो पता होनी चाहिए। लीडर का नाम कहीं पे है तो वो बिल्कुल याद रखें आप। 54, सेम, अभिकथन और कारण, असर्शन, रीजन। 1863 में त्रिपुरा राज्य में परीक्षित जमातिया के नेतृत्व में एक विरोध हुआ था। देयर वाज अ रिबेलियन इन त्रिपुरा अंडर द लीडरशिप ऑफ परीक्षित जमातिया। 1863 में त्रिपुरा के स्थानीय लोगों ने गृह करों की दरों में वृद्धि और बाहरी लोगों को बसाने के खिलाफ आक्रोश था, इसलिए ये विद्रोह हुआ था। द रिवोल्ट अमंग द लोकल पीपल वाज अगेंस्ट द इंक्रीज इन द रेट्स ऑफ हाउस टैक्स एंड सेटलमेंट ऑफ आउटसाइडर्स। बताओ। तो आंसर हो जाएगा सी। देखो, अब क्या हुआ था 1900, ये जो रिवोल्ट्स हुए थे त्रिपुरा में, कौन कौन से हुए थे? ये परीक्षित जमातिया 1863 और रत्नामी थे 1942-43 में, और आपके भारती सिंह थे 1920 में। तो ये शुरुआत वाले, फिर बाद वाले मैंने आपको तीनों बता दिए हैं, याद रखना। 55, कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करना है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। जयंतिया पहाड़ियों का सिंटेंग्स का विद्रोह, सिंटेंग्स ऑफ जयंतिया हिल्स। फुलागुरी किसान विद्रोह, फुलागुरीज पीजेंट्स रिबेलियन। सफलास का विद्रोह, द रिवोल्ट्स ऑफ सफलास। कछार के कच्छा नागों का विद्रोह, द अपराइजिंग्स ऑफ कच्छा नागाज ऑफ कच्छर। बताइए। आंसर हो जाएगा इसका बी। देख लो फटाफट से इसके सारे आपको। सिंटेंग्स ऑफ जयंतिया हिल्स देख लो पहले तो, ईयर 1860 और 62, और फिर आपकी फलगुड़ी के पीजेंट्स का 1861, और ये सफलास वाले 1872, 73, और कच्छर वाले हैं 1882। ये 57 से पहले वाले ही हैं रिवोल्ट सारे। तो इनको थोड़ा सा मैप बना लो, एक मैंने बताई भी थी ये बात पहले भी। मैप बनाने के बाद उस पे एक तो आप जैसे मैप बना लिया आपने, एक ले लो इंडिया का मैप, जगह देख लो, ईयर देख लो, और बस उसको देखते रहा करो बीच बीच में,
और जो टेस्ट सीरीज वाले हैं देखो वो तो इंक्लूड कर ही लेना। 56 कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करें, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। 22वीं नेटिव इन्फेंट्री का विद्रोह, म्यूटिनीज है विद्रोह का वर्ड। 34 नेटिव इन्फेंट्री, 37 66 सब नेटिव इन्फेंट्रीज है, इनके विद्रोह पूछ रहा है, इनको क्रोनोलॉजिकली अरेंज करना है। बताओ ए हो जाएगा इसका आंसर। सेकंड 1 4 और 3 देख लो अब। 34 1844, 22 1849 और 66 देखो पहले 1850 और ये आपका हो जाएगा 18 कौन सा बचा 37 बचा 1852। ठीक है। 57 सैन्य विद्रोह को कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करें। भाई क्वेश्चंस ऐसे बहुत आते हैं। मिलिट्री रिवोल्ट्स इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। शोलापुर में विद्रोह, म्यूटिनी इन शोलापुर, वेलोर विद्रोह, असम राज्य में ग्रेनेडियर कंपनी का विद्रोह और 47th नेटिव इन्फेंट्री यूनिट का विद्रोह। बताओ क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा डी। अब देख लो सारे के सारे। शोलापुर वाला देख लो पहले, तो पहले वेलोर म्यूटिनी देखो 1806 सबसे पुराना, फिर आपका 47th का 1824, फिर ग्रेनेडियर्स का कब है 1825 और शोलापुर का है 1833। याद रखना। 58 निम्नलिखित में से किस विद्रोह के दौरान खासी, गारो, खाम्पती और सिंगफोस जनजातियों ने तीरथ सिंह के नेतृत्व में स्वयं को संगठित किया था? ड्यूरिंग विच ऑफ द फॉलोइंग अपराइजिंग रिबेलियन खासीज, गारोस, खाम्पटीज एंड सिंगफोस ट्राइब्स हैड ऑर्गेनाइज्ड देमसेल्व्स अंडर तीरथ सिंह? पहाड़िया, संथल, खासी या फिर ए और बी? क्या होगा आंसर? 58 का आंसर हो जाएगा सी, खासी अपराइजिंग। खासी अपराइजिंग कब हुआ था? 1829-33 में। कहां हुआ था ये? गारो, जयंतिया, सिलहट, खासी, गारोस, खामटीज, सिंगपोज, ये अपने आप को इन्होंने ऑर्गेनाइज किया था तीरथ सिंह की लीडरशिप में। याद रखना। 59 निम्नलिखित में से कौन उड़ीसा राज्य में हुए पाइका विद्रोह से संबंधित नेता नहीं है? नॉट अमंग द इंपॉर्टेंट लीडर्स रिगार्डिंग पाइका रिबेलियन। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना, क्योंकि ये न्यूज में बहुत रहता है। तो 59 का क्या आंसर हो जाएगा? ए, ओखा मंडल। ठीक है, 1817 का है ये। ठीक है, 1817 और क्या हो जाएगा इसका आंसर? ए हो जाएगा ना इसका आंसर। तो 1817 बख्शी, जगबंधु विद्याधर, मुकुंद देव और दीनबंधु संतरा, ये थे इनके इंपॉर्टेंट लीडर्स। तो ए नहीं थे, बाकी ए बी, ये बी सी डी तीनों थे। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। तो 60th क्वेश्चन देखेंगे हम अपना। निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करें, करेक्ट ऑप्शन। नारकल बेरिया अपराइजिंग कर्नाटक, मतलब रिवोल्ट दिया हुआ है और उसका रीजन दिया हुआ है। पागलपंथी विद्रोह उड़ीसा, फराइजी विद्रोह बंगाल और मोपला विद्रोह तमिलनाडु। तो सही कौन सा है इसमें से? सही सिर्फ 6th वाला है। मैंने आपसे बताया ना रीजन्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। देखो नारकेलबेरिया अपराइजिंग की बात करें तो मैं आपको ईयर भी बता देती हूँ, यहाँ पे आपका पूरा प्रिपेयर हो जाएगा। 1831 और एरिया था 24 परगना बंगाल। पागलपंथी 1825 से 35 तक चला था लगभग। मेमैन सिंह जिला था कहाँ का? बंगाल का। फराइजी बंगाल में था, बिल्कुल ठीक बात है, फरीदपुर में और ईस्टर्न बंगाल में। और मोपला कहाँ था? भाई केरला में था। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है और फेमस भी है, केरला। तो कौन सा सही हो गया? फराइजी। अच्छा, इन सबके लीडर्स के नाम और हाथ के हाथ कमेंट कर दो तो पूरा प्रिपेयर हो जाएगा। 61 निम्नलिखित में से किसे भारतीय नरेशों द्वारा 1927 में गठित बटलर समिति, बहुत इंपॉर्टेंट, के समक्ष उनका दृष्टिकोण प्रस्तुत करने के लिए नियुक्त किया गया था? who had been appointed by the Indian monarchs to present their point of view before the Butler Committee constituted in 1927? Alan Octavian Hume, Jawaharlal Nehru, Eugene W. Waits और कोई नहीं इनमें से। क्या होगा आंसर? इनमें से कोई नहीं। देखो पहले तो आपको पता होगा बटलर समिति किससे रिलेटेड थी? इसको बोलते हैं इंडियन स्टेट्स कमिटी, भारतीय रियासत समिति भी कहते हैं इसको। और इसका पर्पस क्या था? जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और इंडियन प्रिंसली स्टेट्स थे, जो रजवाड़े थे, उनके बीच के रिलेशंस को एग्जामिन करना और फिर रिकमेंडेशंस भी देना। सर लेस्ली स्कॉट, ठीक है, लेस्ली स्कॉट, ध्यान रखना, ये एक लॉयर थे जिनको अपॉइंट किया गया था कि इंडियन किंग्स के सामने अपना पॉइंट ऑफ व्यू प्रेजेंट करो। ध्यान रखना अच्छे से।
चलो 62 दिसंबर 1927 में बॉम्बे में ऑल इंडिया स्टेट्स पीपल्स कॉन्फ्रेंस के आयोजन में निम्नलिखित में से किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? हु अमंग द फॉलोइंग हैड प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑल इंडिया स्टेट्स पीपल्स कॉन्फ्रेंस इन दिसंबर 1927 इन बॉम्बे? बलवंत राय मेहता, मणिलाल कोठारी, GR अभ्यंकर, रंजीत, सीताराम पंडित। बताइए। तो आंसर हो जाएगा बी, 1, 2 और 3। ठीक है, कौन सा? बलवंत राय मेहता, मणिलाल कोठारी और GR अभ्यंकर। ऑल इंडिया स्टेट्स पीपल कॉन्फ्रेंस हुई थी, 700 पॉलिटिकल वर्कर्स आए थे अलग अलग रजवाड़ों से और उसमें पार्टिसिपेट किया था इन्होंने, और इन 3 लोगों की काफी इंपॉर्टेंट भूमिका थी इसमें। निम्नलिखित में से कौन 1934 में गठित कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के महासचिव होने के साथ साथ संस्थापक भी थे? Who among the following was the general secretary as well as founder also of what Congress Socialist Party 1934? Very important. आचार्य नरेंद्र देव, जयप्रकाश नारायण, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, पुरुषोत्तम विक्रमदास। बता दो जल्दी से, ये तो आता होगा। जयप्रकाश नारायण। देखो 1934 में स्टैब्लिश हुई, फाउंडर कौन थे? आचार्य नरेंद्र देव थे फाउंडर, और साथ में जयप्रकाश नारायण। ठीक है, फाउंडर थे आचार्य नरेंद्र देव और जयप्रकाश नारायण, और जयप्रकाश नारायण जनरल सेक्रेटरी थे, और आचार्य नरेंद्र देव अगर महासचिव की जगह यहाँ पे प्रेसिडेंट होता, अध्यक्ष होता, तो आचार्य नरेंद्र देव हो जाता आंसर। तो ये 2 नाम याद रखना कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी से रिलेटेड। बाकी के मेंबर्स के नाम भी सुन लो एक बार। अशोक मेहता, अच्युतन पटवर्धन, मीनू समानी, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया मेंबर्स थे ये। ठीक है, और पुरुषोत्तम विक्रमदास, मतलब सब कंफ्यूज करने वाले ऑप्शंस हैं ये। यूसुफ मेहराले, गंगा शरण सिंह, कमला देवी चट्टोपाध्याय, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है ये। 64 ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक अधिनिर्णय के खिलाफ यरवदा जेल में रहते हुए गांधी जी ने अपना पहला आमरण अनशन कब शुरू किया था? When did गांधी जी started his first fast unto death when while in यरवदा जेल against the communal award of British Prime Minister रैमजे मैकडोनाल्ड? डेट बतानी है, इंपॉर्टेंट है ये वो चीजें हैं जो किताबों के पैराग्राफ्स में छुपी हुई होती हैं और हम पढ़ते हुए फटाफट निकल जाते हैं। हमने वहां से उठा के इस पे सवाल बना दिया जिससे आपका ये गलत ना हो। 20 सितंबर 1932 ये है इसका आंसर। अब देखो 16 अगस्त 1932 को अनाउंसमेंट हुआ था मैकडोनाल्ड अवार्ड का, जिसको कम्युनल अवार्ड भी कहते हैं। तो गांधी जी ने अपना पहला फास्ट स्टार्ट किया था 20 सितंबर 1932 को, इसी के अगेंस्ट। निम्नलिखित में से किसने 7 सितंबर से 1 दिसंबर 1931 तक आयोजित दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में भाग लिया था? हु सोल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस इन द सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस? डेट दी हुई है, सरोजनी नायडू, महात्मा गांधी, मदन मोहन मालवीय, एनी बेसेंट। बताइए। महात्मा गांधी एक ही राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में ये गए थे। सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की डेट कोई पूछेगा बता दोगे? नहीं बता पाओगे। महात्मा गांधी रिप्रेजेंटेटिव थे और सरोजनी नायडू, मदन मोहन मालवीय भी गए थे इस कॉन्फ्रेंस में, लेकिन रिप्रेजेंटेटिव कांग्रेस के महात्मा गांधी थे। कितनी हुई थी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस? 3। तीनों की डेट कमेंट डाउन करके बताओ, एक जगह प्रिपेयर कर लो। 66 12 नवंबर 1930 से 19 जनवरी 1931 तक आयोजित प्रथम, दूसरी कब हुई देख लो। दूसरा गोलमेज, ये प्रथम गोलमेज सम्मेलन। दलित वर्गों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल की मांग किसने रखी थी? ये पूछ रहा है। सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर द डिप्रेस्ड क्लासेस इन द फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, विजय लक्ष्मी पंडित, या इनमें से कोई नहीं? बता पाओगे? नहीं बता पाओगे भाई, इनमें से कोई नहीं होगा ना। क्यों? पहली जो हुई थी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस वो 30 में हुई थी ना, 12 नवंबर 1930 से जनवरी 31 तक। कहां पे? लंदन में हुई थी तीनों ही। इसके अध्यक्ष कौन थे? प्रेसिडेंट कौन थे इसके? रैमसे मैकडोनाल्ड। और 89 इंडियन डेलीगेट्स इसके अंदर गए थे और इसमें BR अंबेडकर ने रखा था ये सुझाव बेसिकली। 67 सही विकल्प का चयन करें। करेक्ट ऑप्शन इंडियन सोशियोलॉजिस्ट न्यूज़पेपर, तारकनाथ दास। अब देखते रहो इंग्लिश में इधर। वंदे मातरम समाचार पत्र, मैडम भिकाजी कामा। तलवार समाचार पत्र, श्यामजी कृष्ण वर्मा। फ्री हिंदुस्तान अखबार, वीरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय। सही बोल रहा है बताने के लिए, बी हो जाएगा। देखो इंडियन सोशियोलॉजिस्ट श्यामजी कृष्ण वर्मा, ठीक है, इंडियन सोशियोलॉजिस्ट श्यामजी कृष्ण वर्मा। वंदे मातरम मैडम भिकाजी कामा। तलवार बर्लिन में था और ये कहां था? लंदन में था। हाँ, जगह भी देख लो। तलवार कहां था? बर्लिन में, वीरेंद्रनाथ चट्टोपाध्याय। फ्री हिंदुस्तान कहां था? वैंकूवर में, तारकनाथ दास। और गदर न्यूज़पेपर, सैन फ्रांसिस्को, गदर पार्टी। याद रहेगा इतना? चलो 68
विषम विकल्प का चयन करें, ऑड ऑप्शन चूज करना है। दिल्ली के असेंबली हॉल में बम विस्फोट 29 में, और बॉम्ब ब्लास्ट इन असेंबली हॉल ऑफ दिल्ली 29। दिल्ली में ट्रेन में बम दुर्घटना, बॉम्ब एक्सीडेंट इन 29। कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन, लाहौर सेशन ऑफ द कांग्रेस 29। प्रथम गोलमेज सम्मेलन का बहिष्कार बोल रहा है, बॉयकॉट 29। तो क्या हो जाएगा? तो 68 का डी हो जाएगा। देखो बॉम्ब ब्लास्ट हुआ 29 में, ये भी 29 में, ये भी 29 में। बॉयकॉट पहले राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का, अभी ऊपर देख के तो आ रहे हो 30, ठीक है। चलो 69, गलत विकल्प का चयन करें। इनकरेक्ट ऑप्शन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, भारत सरकार अधिनियम 1919, रॉलेट एक्ट 1919, जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919, शैक्षिक नीति में सुधार के लिए सैडलर आयोग, पहले तो पता होना चाहिए सैडलर कमीशन किससे रिलेटेड है, 1919। बताओ, डी ही इसका आंसर है। सैडलर कमीशन इसी के लिए है, ठीक है, लेकिन 1917 है ये, बाकी एकदम ठीक है, याद रखना। 70, निम्नलिखित को कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करें, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु, डेथ ऑफ बाल गंगाधर तिलक। गांधी इरविन समझौता, पैक्ट। अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना, स्टैब्लिशमेंट ऑफ ऑल इंडिया किसान सभा। फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन, बताओ। सी, ये सारे इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं इसलिए पूछे जा रहे हैं। 1 अगस्त 1920, डेट भी याद रख लो चाहो तो। ये 1931, और ऑल इंडिया किसान सभा कब आई? काफी बाद में आई थी, 1936 में। कौन थे इसके प्रेसिडेंट? किसने फॉर्म की थी ये? फॉरवर्ड ब्लॉक तो याद है तुम्हें, 1939। कितनी चीजें हो गई। विमेन इन बुद्धिस्ट लिटरेचर, ये बुक है, किसने लिखी है? बाय हुम हैड द बुक बीन रिटन? विमेन इन बुद्धिस्ट लिटरेचर, पंडिता रामाबाई, कैथरीन मेयो, बिमला मंथन लॉ और इसालिन ब्लू हॉर्नर। बताओ, तो सी हो जाएगा इसका आंसर। देखो पंडिता बिमला मंथन लॉ ने लिखी है विमेन इन बुद्धिस्ट लिटरेचर, ये है आपका 1927, ठीक है। और अगर हम बात करें पंडिता रामाबाई की, तो उन्होंने लिखी है द हाई कास्ट हिंदू वुमेन 1887 में। और कैथरीन मेयो ने लिखी थी मदर इंडिया, बहुत इंपॉर्टेंट है इनकी बुक, मदर इंडिया पूछी जा चुकी है पेपर में, 1927 सेम। और इसालिन ब्लू हॉर्नर ने लिखी थी विमेन अंडर प्रिमिटिव बुद्धिज्म 1930। इसमें कोई हिंदी इंग्लिश नहीं होती है, आपको एज इट इज बुक का नाम याद करना पड़ता है। 72, निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करें। इनकरेक्ट ऑप्शन, फ्रांसिस डे को मद्रास चेन्नई का प्रसिद्ध अंग्रेजी संस्थापक माना जाता है। फ्रांसिस डे इज कंसिडर्ड द फेमस इंग्लिश फाउंडर ऑफ मद्रास। सर चार्ल्स आयर कोलकाता के फोर्ट विलियम के पहले अध्यक्ष और गवर्नर थे। सर चार्ल्स आयर, फर्स्ट प्रेसिडेंट एंड गवर्नर। भारत में पहला फ्रांसीसी कारखाना स्थापित करने वाला फ्रांसीसी व्यक्ति फ्रेंकोइस कैरन था। फ्रेंचमैन जो था, जो फर्स्ट फ्रेंच फैक्ट्री स्टैब्लिश की, ही वाज फ्रेंकोइस कैरन। या इनमें से कोई नहीं, तो इनमें से कोई नहीं, सारी बातें बिल्कुल ठीक हैं, एज इट इज आप प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। 73, कौन सा कथन सही है? स्टेटमेंट इज करेक्ट। भारत में व्यापारिक कोठियां कायम करने का पहला प्रयास 1608 में किया गया था। फर्स्ट अटेम्प्ट टू स्टैब्लिश ट्रेडिंग सेटलमेंट्स, कोठियां होती है ट्रेडिंग सेटलमेंट्स। कैप्टन हॉकिंस के नेतृत्व में हेक्टर नामक पहला अंग्रेजी जहाज 1608 में सूरत के बंदरगाह पर आकर रुका था। फर्स्ट इंग्लिश शिप का नाम है हेक्टर। और हॉकिंस पहला अंग्रेज था जिसने समुद्र के रास्ते भारत की भूमि पर कदम रखा था। हॉकिंस वाज द फर्स्ट इंग्लिशमैन हु सेट फुट ऑन द लैंड ऑफ इंडिया बाय सी। तीनों ही सही हैं। देखो सारी चीजें एकदम ठीक लिखी हुई हैं। हॉकिंस ही था पहला, और कैप्टन हॉकिंस जो थे वो इंग्लिश ट्रैवलर थे जो जहांगीर के कोर्ट में गए थे 1609 में, ठीक है। 74, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? एक मुगल सेनापति कासिम खान, जिसने 1631 में हुगली तट पर पुर्तगालियों को हराया था। मुगल जनरल कासिम खान who defeated Portuguese. कैप्टन थॉमस बेस्ट, एक अंग्रेज जिसने 1612 में सूरत के पास पुर्तगालियों को हराया था। कैप्टन थॉमस बेस्ट defeated Portuguese नियर सूरत। आंसर प्लीज। दोनों ही बातें ठीक हैं, सी हो जाएगा इसका आंसर। कासिम खान के बारे में बात हुई है और कैप्टन थॉमस बेस्ट के बारे में बात हुई है। दोनों के ईयर भी दिए हुए हैं, इंपॉर्टेंट है, अंडरलाइंड है, देख लेना। 75, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में एकमात्र पुर्तगाली स्थल था? पोर्चुगीज साइट पूछ रहा है, साउथ ईस्ट रीजन में। कालीकट, कोचीन, गोवा, सेंथोम। थोड़ा बहुत भी मैप पता है तो पता होगा यार तुम्हें। सेंथोम, डी। अब देखो कैलिकट क्या था? ये मालाबार के पास था, मतलब केरल में स्थित जो बंदरगाह था वो क्या था? कैलिकट मालाबार कोस्ट पे था केरला के, जहां पे वास्को डी गामा आए थे पहली बार, ठीक है। कोचीन कहाँ लोकेटेड था?
केरला में ही ये कैपिटल होती थी पोर्चुगीज की। गोवा क्या था? गोवा स्टेट ऑफ गोवा था जो मेन सेंटर था पोर्चुगीज का। ठीक है, चलो। निम्नलिखित में से किस गांव को कलकत्ता शहर बनाते समय नहीं लिया था? विच ऑफ द फॉलोइंग विलेज हैड नॉट बीन टेकन एट द टाइम ऑफ मेकिंग ऑफ कैलकाटा? गोविंदपुर, हरिहरपुर, सुतानती, इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा आंसर? तो बी हो जाएगा। पढ़ा तो था आपने, गोविंदपुर और सुतानती की वो ली थी उन्होंने। हरिपुर, देखो 3 गांव की तो वो ली थी, कलकत्ता की स्थापना की थी सुतानती, कलिकता और गोविंदपुर मिला के। जो हरिहरपुर है ये बालासुर में है, उड़ीसा में। यहाँ पे ब्रिटिश ने अपनी फैक्ट्री लगाई थी 1633 में। तो कोलकाता से इसका लेना देना नहीं है। 77, निम्नलिखित में से किस स्थान की पहचान पुर्तगालियों की हार के स्थान के रूप में की जाती है? Which place can be identified as a place where Portuguese were defeated? पुलिकट, सड्रास, बेदरा या स्वाली? कहां पे हारे थे ये? स्वाली में हारे थे ना, बताया था मैंने आपको जब जहांगीर वाला क्वेश्चन ऊपर कराया था अभी। देखो पुलिकट तमिलनाडु में है, ये डच सेटलमेंट का जगह थी। सड्रास जो है ये मद्रास के साउथ में आता है, ये डच का सेंटर था। बेदारा में कौन हारा था? बैटल ऑफ बेदारा कब हुआ था? 1759 में। और इसमें कौन हारे थे? डच। और ये कहां पे था? सूरत में, स्वाली, जहां पे कैप्टन बेस्ट ने किसको हराया था? पोर्चुगीज को। इसी से इंप्रेस होके तो जहांगीर ने इनको परमिशन दे दी थी, पढ़ा था ना अभी ऊपर क्वेश्चन। 78, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सेरमपुर बंगाल में स्थित है जहां डेनिशों ने 1676 में अपनी फैक्ट्री स्थापित की। सेरमपुर। चौल एक पुर्तगाली व्यापारिक केंद्र जो महाराष्ट्र में पश्चिमी घाट पर अवस्थित है। ये पूछ रहा है कौन सा सही है। दोनों बातें बिल्कुल ठीक हैं। देखो सेरमपुर 1676, पौंडीचेरी क्या था? फ्रेंच एक्टिविटीज का सेंटर था। और चौल जो था वो वेस्टर्न घाट्स में है, ट्रेडिंग सेंटर ही था जो महाराष्ट्र में है। 79, निम्नलिखित को कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करें। डचों से संबंधित घटनाएं, इवेंट्स रिलेटेड टू डच। हॉलैंड एक्सचेंज बैंक की स्थापना, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ बैंक ऑफ हॉलैंड एक्सचेंज। क्रेडिट बैंक ऑफ एम्स्टरडैम की स्थापना। जकार्ता पर कब्जा किया और प्रसिद्ध राजधानी बेटविया की स्थापना, बेटाविया या बेटविया। मलक्का पर पूर्ण अधिकार की स्थापना, बताओ। तो 79 का हो जाएगा बी। देखो जो ये हॉलैंड का वाला बैंक था ये आया 1609 में, और क्रेडिट बैंक वाला कब आया? 1614 में। जकार्ता पर इन्होंने कब कब्जा किया? 1619 में। और मलक्का पे 1641 में। काफी लेट किया। 80, गलत विकल्प का चयन करें, इनकरेक्ट ऑप्शन। विश्वविद्यालय आयोग की नियुक्ति 1904, सारे 1904 वाले हैं। क्या क्या हैं? भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित, पासिंग ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज एक्ट, प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम, एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स प्रिजर्वेशन एक्ट, और तिब्बत में यंग हस्बैंड्स कमीशन 1905। बताइए 1904। बताओ। तो आंसर हो जाएगा ए। देखो जो लॉर्ड कर्जन का टाइम था 1899 से 1905, इसमें यूनिवर्सिटीज कमीशन आया 1904 में, नहीं 1902 में। बाकी सब बिल्कुल ठीक है। अच्छा, ये लॉर्ड कर्जन के टाइम का ही है तिब्बत में, ये इंपॉर्टेंट है, जनरली गलत हो जाता है बच्चों का। 81, निम्नलिखित में से किस वाइसरॉय के शासनकाल के दौरान हिंदू महासभा की स्थापना हुई थी? ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं। अगर आपने पूरे वाइसरॉयज का समय याद कर लिया तो और उससे कॉरेस्पॉन्डिंग आपको चीजें याद हो जाएंगी। लॉर्ड मिंटो सेकंड, लॉर्ड हार्डिंग सेकंड, लॉर्ड चैम्सफोर्ड, या फिर इनमें से कोई नहीं। क्या है आंसर? हार्डिंग 2 के टाइम का बात है ये। देखो हार्डिंग 2 का टाइम क्या है? 1910 से 1916। और हिंदू महासभा कब आई? 1915 में। को किसने किया था इसको स्टैब्लिश? मदन मोहन मालवीय ने। इतनी बातें याद रखो। कालानुक्रमिक क्रम, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर वाले क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट। मॉन्टेगू की अगस्त घोषणा, मॉन्टेगूज अगस्त डिक्लेरेशन, अहमदाबाद में सत्याग्रह, साबरमती आश्रम की स्थापना। बता दो फटाफट। बी। कैसे? मॉन्टेगूज डिक्लेरेशन कब आया? 1917 में। क्या कहा था इस डिक्लेरेशन में? सत्याग्रह कब हुआ? 1918 में। और साबरमती आश्रम 1916 में। इसलिए ये है सबसे पहले। गवर्नर जनरल को आ गया ना क्वेश्चन, जब इनका टाइम पीरियड याद रहेगा तो कर दोगे अरेंज। लॉर्ड मेटकैफे, लॉर्ड ऑकलैंड, लॉर्ड एरनब्रो और लॉर्ड हार्डिंग 1। बताओ। डी। चलो देख लो एक बार, सबके ईयर्स बता देती हूं मैं आपको। ये 1835 से मेटकैफ की बात हो रही है, ये 36 एक ही साल रहे। ऑकलैंड
36 से 42, एलेनब्रो 42 से 44 और हार्डिंग 1 44 से 48। ठीक है, इंपॉर्टेंट होते हैं क्वेश्चन। 84, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत गवर्नर जनरल तथा उसकी परिषद एवं कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय के बीच अधिकार क्षेत्र की शक्तियों को स्पष्ट रूप से विभाजित किया था? मतलब कौन से एक्ट से गवर्नर जनरल और उसकी काउंसिल और सुप्रीम कोर्ट जो कलकत्ता में था उसके पावर्स ऑफ जुरिस्डिक्शन को क्लियरली डिवाइड किया था? 71, 1781, 82, 83, 84। 81 वाला था ना। चलो 85, सेम क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर वाले क्वेश्चन है। बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना, फाउंडेशन ऑफ एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, कॉर्नवालिस कोड। मद्रास के गवर्नर थॉमस मुनरो द्वारा रैयतवाड़ी प्रणाली की स्थापना, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ रैयतवाड़ी सिस्टम। निचले बर्मा या पेगू का विलो, एनेक्सेशन ऑफ लोअर बर्मा या फिर पेगू। बताओ। 85 का आंसर हो जाएगा बी। देख लो, ईयर याद कर लो सब। बंगाल देखो 1784। अच्छा, कौन थे इसके संस्थापक ये बता दो जरा मुझे फटाफट। 1793 है ये। और मद्रास में 1820 और ये कब होगा? 1852। ठीक है भाई, देखो ईयर्स वाले क्वेश्चन है, मैं मान रही हूं थोड़ा डिफिकल्ट होते हैं याद करने में, लेकिन जो टेस्ट में कराया जा रहा है वो रट लो। गलत विकल्प का चयन करना है। थर्ड दिल्ली दरबार 1911 से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। तृतीय दिल्ली दरबार वायसराय लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय 1911 में आयोजित किया गया था। बादशाह जॉर्ज पंचम और उनकी महारानी मैरी इस अवसर पर भारत आए थे और उनकी ताजपोशी का समारोह हुआ था। किंग जॉर्ज 5 एंड क्वीन मैरी। इसी दरबार में एक घोषणा द्वारा बंगाल के विभाजन को रद्द कर दिया गया था। साथ ही राजधानी कलकत्ता से दिल्ली लाने की घोषणा की थी। पार्टीशन ऑफ बंगाल वाज एनल्ड एंड अनाउंसमेंट ऑफ ब्रिंगिंग द कैपिटल फ्रॉम कैलकाटा टू दिल्ली। क्या होगा इसका आंसर? इनमें से कोई नहीं। ये सब याद कर लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, बहुत ही इंपॉर्टेंट। ठीक है, सारी चीजें दी हुई हैं। 1897 में लॉयल कमीशन के गठन के समय पर जेम्स लॉयल किस प्रांत के उप गवर्नर थे? सर जेम्स लॉयल was the deputy governor of which province in the time of forming the Loyal Commission in 1897? उड़ीसा, मद्रास, पंजाब या इनमें से कोई नहीं? पंजाब के थे। तो ये जो कमीशन था ये वायसराय लॉर्ड एल्गिन थे ना, वायसराय एल्गिन 2 तब हुआ था। तो लॉयल जो थे डेप्यूटी गवर्नर थे पंजाब के। निम्नलिखित में से किस वायसराय के शासनकाल के दौरान 1933 में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के छात्र चौधरी रहमत अली द्वारा पहली बार पाकिस्तान शब्द का प्रयोग किया गया था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ड्यूरिंग द रेन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग वायसराय द वर्ड पाकिस्तान वाज फर्स्ट यूज्ड बाय चौधरी रहमत अली? ये स्टूडेंट थे कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के। विलिंगडन, लिटन, रीडिंग या रिपन? विलिंगडन। देखो विलिंगडन का समय देख लो, 1931 से 36 था और पाकिस्तान वर्ड इन्होंने कॉइन किया था, याद रखना। 1876-78 के अकाल की गंभीर स्थिति का मुकाबला करने के लिए जिसने मद्रास, बंबई, मैसूर, हैदराबाद और मध्य भारत और पंजाब के कुछ हिस्सों को प्रभावित किया था, 1878 में रिचर्ड स्ट्रैची की अध्यक्षता में एक अकाल आयोग फेमाइन कमीशन नियुक्त किया गया था। यह घटना निम्नलिखित में से किस वायसराय से संबंधित है? ठीक है, फेमाइन को कॉम्बैट करने के लिए। तो ये वायसराय पूछ रहे हैं, नॉर्थब्रोक, लिटन, डफरिन या फिर लॉरेंस? कौन से थे वायसराय? लॉर्ड लिटन थे इस वक्त। ठीक है, लिटन देख लो 1876 से 1880। और काफी सीवियर सिचुएशन आ गई थी। और एक ये इंपॉर्टेंट है, रिचर्ड स्ट्रैची कमीशन किससे रिलेटेड है और ईयर? 3 बातें एक क्वेश्चन से प्रिपेयर हो गई हैं। 90, निम्नलिखित को कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करें। यूरोपीय सैनिकों द्वारा श्वेत विद्रोह, व्हाइट म्यूटनी, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, विडो रीमैरिज एक्ट, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, इल्बर्ट बिल विवाद। बताओ, ए हो जाएगा इसका आंसर। देख लो भाई, मैंने पूछा भी था इल्बर्ट बिल का, कमेंट डाउन कर दिया होगा मेरे ख्याल से अच्छे बच्चों ने। 1859, 1856 और फिर आपका क्या है, वर्नाकुलर प्रेस कब आया? 1878। लिबरेटर ऑफ इंडियन प्रेस बताइए किस वायसराय को कहा जाता है? और इल्बर्ट बिल 1883। 34 गलत विकल्प, इनकरेक्ट ऑप्शन, गांधी जी की प्रारंभिक गतिविधियां, अर्ली एक्टिविटीज। चंपारण सत्याग्रह पहला, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रथम सविनय अवज्ञा, फर्स्ट सिविल डिसोबीडियंस। सूरत मिल हड़ताल, प्रथम भूख हड़ताल। सूरत मिल स्ट्राइक, फर्स्ट हंगर स्ट्राइक। खेड़ा सत्याग्रह, फर्स्ट
नॉन कोऑपरेशन या असहयोग। रॉलेट सत्याग्रह पहला जन आंदोलन, फर्स्ट मास मूवमेंट। बताओ, बी हो जाएगा। क्यों? देखो, चंपारण कब था? 1917, ये था पहला सिविल डिसोबीडियंस। और 1918 में अहमदाबाद मिल स्ट्राइक में पहली भूख हड़ताल हुई थी। और खेड़ा कब था? 1918 में। रॉलेट 1919। निम्नलिखित में से कौन उस गैर सरकारी समिति का सदस्य नहीं था जिसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 के परिप्रेक्ष्य में गठित किया था? Who among the following was not the member of that non-governmental committee? जो बनी थी, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने बनाई थी ऑन इट्स पर्सपेक्टिव ऑन जलियांवाला बाग मैसेकर। मोतीलाल नेहरू, सीआर दास, बद्रुद्दीन तैयब जी और एमआर जयकर। क्या होगा आंसर? सी। देखो, कांग्रेस ने एक कमेटी बनाई थी, तो आपको पता होगा, नॉन गवर्नमेंटल कमेटी थी, जिसमें मोतीलाल नेहरू, सीआर दास, अब्बास तैयब, एमआर जयकर और गांधी जी थे। कांग्रेस ने कहा था इनह्यूमन एक्ट है, ये बहुत ज्यादा अमानवीय कृत्य है, जिसकी निंदा की गई थी। और बोला था कि मार्शल लॉ लेके आओ पंजाब में, ऐसे सैनिक शासन लगाना किसी भी प्रकार न्याय संगत नहीं था। बस इतना ध्यान रखना। डेट, ईयर सॉरी और मेंबर्स। 93 सेम। अभिकथन और कारण, असर्शन एंड रीजन। रॉलेट एक्ट वर्ष 1919 में पारित किया गया था, पास्ट इन ईयर 1919। देश में फैल रही राष्ट्रवाद और क्रांतिकारी गतिविधियों की भावना को दबाने के लिए वर्ष 1919 में ब्रिटिश सरकार द्वारा सर सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में इस संबंध में एक अधिनियम पारित किया गया था। टू सप्रेस नेशनलिज्म एंड रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज इन द ईयर 1919 एन एक्ट हैज बीन पास्ड अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ सर सिडनी रॉलेट। बताना है आपको। क्या हो जाएगा आंसर? 93 का हो जाएगा सी। देखो, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने सर सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में एक ऐसा वो बनाया था, जो रेकमेंडेशंस इस कमेटी ने बोली थी, सर सिडनी रॉलेट वाली कमेटी ने, इस रिगार्ड में उसी को बोला गया था रॉलेट एक्ट। ठीक है। अच्छा, रॉलेट एक्ट का कोई दूसरा नाम है? वो बताओ मुझे कमेंट डाउन करके। 1915 में स्थापित बर्लिन कमेटी फॉर इंडियन इंडिपेंडेंस के फाउंडर्स में से इनमें से कौन नहीं था? नॉट अमंग। वीरेंद्रनाथ चट्टोपाध्याय, भूपेंद्रनाथ दत्त और लाला हरदयाल, या फिर इनमें से कोई नहीं? बताओ। तो ये सभी थे। बर्लिन में बनी थी और किस प्लान के अंदर बनी थी? जर्मन फॉरेन मिनिस्ट्री के साथ इनका कोऑर्डिनेशन था, जिमरमैन प्लान के अंदर बनी थी। ठीक है, जिमरमैन योजना के तहत। नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक अभिकथन और दूसरा कारण। भारत स्वशासन समिति की स्थापना 1908 में लंदन, इंग्लैंड में की गई थी। भारत स्वशासन समिति, भारत स्वशासन समिति की स्थापना ब्रिटिश सरकार को आतंकित करने और स्वराज प्राप्त करने के उद्देश्य, विद द एम ऑफ टेरराइजिंग द ब्रिटिश गवर्नमेंट एंड अचीविंग स्वराज। क्या हो जाएगा आंसर? बी। देखो, पहली चीज तो ये कि श्यामजी कृष्ण वर्मा ने भारत सुशासन समिति की स्थापना की लंदन में, इंग्लैंड में 1905 में, तो 1908 में नहीं की थी। इसी को बोलते थे इंडिया हाउस। याद रहेगा, फेमस है इंडिया हाउस के नाम से, तो पता चल गया होगा। और इसका पर्पस था कि उनको थोड़ा आतंकित करेंगे, और गवर्नमेंट का रिप्रेशन आ गया बहुत तकड़ा। रिप्रेशन मतलब क्या हुआ? गवर्नमेंट ने वहां पे मतलब उसने लंदन में मतलब सरकारी दमन हो गया। तो क्या हुआ? श्यामजी कृष्ण वर्मा जो थे वो पेरिस चले गए और फिर वो जेनीवा चले गए। उसके बाद विनायक दामोदर सावरकर ने इंडिया हाउस का चार्ज लिया था, तो वो भी इससे जुड़े हुए थे, इसलिए बता रही हूं ये चीज यहाँ पे। 96 23 दिसंबर 1912 को हुए दिल्ली षड्यंत्र केस, दिल्ली कॉन्स्पिरेसी केस के पीछे निम्नलिखित में से कौन क्रांतिकारी थे? हु वर द मेन रेवोल्यूशनरीज? डेट याद रखना। रास बिहारी बोस, सचिंद्र नाथ सान्याल और जतेंद्र नाथ दास। कौन कौन थे? फर्स्ट और सेकंड, मतलब जतेंद्र नाथ दास नहीं थे। अब देखो, दिल्ली कॉन्स्पिरेसी केस जो थे, अब मैं आपको बताती हूँ। रेवोल्यूशनरी एक्टिविटी जो चल रही थी दिल्ली में, वो किससे पता चली थी? इन्होंने बॉम्ब फेंका था वाइसरॉय लॉर्ड हार्डिंग के कॉन्वॉय पे 23 दिसंबर 1912 को, रास बिहारी बोस और सचिंद्र नाथ सान्याल ने। इसके बाद पुलिस ने 13 लोगों को अरेस्ट कर लिया था। एक बार नाम बोल रही हूं मैं, आप लोग सुन लेना ध्यान से। मास्टर अमीर चंद्र, अवध बिहारी, दीनानाथ, सुल्तान चंद्र, हनुमंत सहाय, वसंत कुमार, बाल मुकुंद और बलराज। इन सब को जो ट्राई किया था, इन सब पे दिल्ली षड्यंत्र नाम का केस से मुकदमा चलाया था। तो ये सब इससे जुड़े हुए थे, ये नहीं थे। ठीक है। 97
1918 की विद्रोह समिति की रिपोर्ट के अनुसार भारत में क्रांतिकारी गतिविधियों की शुरुआत सबसे पहले किस राज्य में हुई थी? रिबेलियन कमेटी ऑफ 1918, विच स्टेट वाज द फर्स्ट टू स्टार्ट रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज इन इंडिया? पंजाब, वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश या महाराष्ट्र? ये बताना है आपको। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? महाराष्ट्र। देखो, अब जो रेबेलियन कमेटी की रिपोर्ट थी तो सबसे पहले महाराष्ट्र में स्टार्ट हुई थी वो, और यहाँ पे जो एक्टिविटीज चल रही थी वो आपने सुना होगा रामोशी कृषक दल, किसका था? वासुदेव बलवंत फाड़के का, 1879 का। ये पार्टी ने बेसिकली स्टार्ट किया था विद्रोह। अंत की ओर हैं हम इस टेस्ट के। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एक गांव में होने वाले पहले अधिवेशन के संदर्भ में, वेरी इंपॉर्टेंट, किस लिए पहला सेशन जो कोई विलेज में हुआ था इंटरनेशनल कांग्रेस का? 1936 में हुआ था ये। महाराष्ट्र राज्य के फैजपुर में आयोजित किया गया था। इसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी। बताइए कौन सा सही है? तो ए सही है। देख लो, देखो ये जो था 1936 में फैजपुर में हुआ था। ये अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे और कोई पहला सेशन था जो किसी गांव में हुआ था। 99 सही मिलान करना है। 1857 के विद्रोह से रिलेटेड है। लोकेशन है और लीडर के नाम है। स्थान, प्रमुख, नेतृत्वकर्ता। गोरखपुर, गजाधर। बताओ मतलब, मैच द फॉलोइंग है ये, करो मैच। क्या हो जाएगा इसका? सी हो जाएगा। देखो, गोरखपुर गजाधर सिंह, संबलपुर सुरेंद्र राय, हरियाणा राव तुलाराम और मथुरा देवी सिंह। और मेरठ के कौन थे? मेरठ से बताइए कौन थे जरा कमेंट करके मुझे। चलिए लास्ट क्वेश्चन। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध के तहत निम्नलिखित में से किन संधियों पर हस्ताक्षर किए गए थे? कौन कौन सी ट्रीटी साइन हुई थी अंडर द फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर? सूरत, पुरंदर, सालबाई। तो आंसर हो जाएगा ए, सभी हुई थी ये साइन। पहली बात तो ये फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर का टाइम पीरियड क्या लिखूं? 5 से 82, ठीक है। और ट्रीटी ऑफ कौन कौन सी, अब यहां पे लिख देती हूँ। ट्रीटी ऑफ सूरत 1775, पुरंदर 1776, ये 5 है, मैं ठीक से लिख देती हूँ, बच्चे ये भी कमेंट करते हैं मन में। और सालबाई 1782। तो ये भी बता दिया मैंने आपको इसका टाइम पीरियड। अब बेसिक सब आपको पता होगा इससे रिलेटेड। नहीं पता है तो उठाइए अपनी किताब या फिर कोई वीडियो देखिए और सब रिवाइज कर डालिए। टेस्ट सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है। सारी चीजें आपको प्रिपेयर करनी है अच्छे से, और जिन लोगों को हमारा और अच्छे से प्रैक्टिस करनी है वो हमारी पेड क्विज भी ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी हमारे पेड ग्रुप के लिए आप हमें कॉल या व्हाट्सएप इन नंबर्स पे कर सकते हैं, और वीडियोस आपके लिए फ्रीली अवेलेबल कराए ही जा रहे हैं लगातार। काफी मेहनत लगती है इन सब चीजों में, अच्छे से प्रिपेयर कीजिए, बहुत बढ़िया तरीके से पढ़िए। ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। सारी टेस्ट सीरीज के क्वेश्चंस करके जाने हैं, ये टारगेट होना चाहिए आपका, और एक भी सवाल गलत ना हो, ये टारगेट होना चाहिए। ऑल द बेस्ट, कीप स्टडिंग। थैंक यू वेरी मच।